यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी में अब तक मेरी जो जर्नी है उसको आप यहाँ पे आराम से रोक के देख सकते हैं इत्मीनान। ये टेलीग्राम का हमारा मेन चैनल है, ये हमारा बैकअप चैनल है और ये हमारा ऑफिशियल ईमेल है। ये देखो अभी अभी अपडेट आ रही है जो मैंने अपडेट कर दिया है। ये चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लो क्योंकि इसमें सारा अपडेट आपको एक एक सेकंड का बीपीएससी यूपीएससी हर चीज का, यूपीएससी का देखो एडमिट कार्ड आया था तो हमने डाला था यहाँ पे, यूपीएससी मेंस का एडमिट कार्ड आ गया, हर चीज का अपडेट मिलते रहता है। इसको अच्छे से फॉलो करिए आप लोग। और आज देखो वैकेंसी और बढ़ गई है, इस पेपर में लिखा है कि 1700 से भी ज्यादा पोस्ट भरे जाएंगे। इसमें यहाँ पे जो मैंने बताया था कि आरडीओ के 400 पोस्ट लगभग, आरओ के लगभग 300 पोस्ट, एसडीएम के 200 और डीएसपी के 136 तो आ ही रहा है। सीटीओ जो है उसके 168 पोस्ट करते करते 10 लाख लोग इसको भर रहे हैं और इवन पूरे देश से इस बार फॉर्म भरा जा रहा है, सिर्फ बिहार के ही लोग नहीं भर रहे हैं। 17 नवंबर को इसका प्रीलिम्स है। पिछले वाले में हमने एलएनटी वाले तक कर लिया था कि एलएनटी कैसे मतलब पानी को काट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बनाएगा, इलेक्ट्रोलाइजर वाला हमने देख लिया था। मैं जो चीज बोलता हूँ ना आपको इमेजिन करते चलना है। जैसे मैं अभी पेज नंबर 10 से यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ। ये देखो हज सुविधा ऐप। हज कौन जाता है? माइनॉरिटीज जाते हैं ना। तो स्मृति ईरानी जो हमारी माइनॉरिटी मिनिस्टर है उन्होंने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया कि हज आप आसानी से करने जा सकते हो। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में इनॉग्रेट हुआ है। दो चीज होता है, एक होता है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, दूसरा होता है डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी, जहां पे आप डॉल्फिन को देख सकते हो। वो है भागलपुर में, डॉल्फिन सेंचुरी बना हुआ है, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। लेकिन जहां पे डॉल्फिन के बारे में रिसर्च होता है, पढ़ाई लिखाई जहां ज्यादा होता है, वो जो बड़ा शहर रहेगा वहीं पे होगा ना। तो डॉल्फिन का रिसर्च सेंटर पटना में और ऑब्जर्वेटरी भागलपुर में। इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है बीपीएससी। हर चीज को आपको खुली आंखों से देखना है। जैसे ई किसान उपज निधि, जो किसान की उपज होती है उसको एक निधि के तौर पे संग्रह करके किसान कहाँ रखेगा? स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में किसान रखता है, उसको आराम से रखता है स्टोरेज में। तो स्टोरेज लॉजिस्टिक को सपोर्ट करने के लिए एक ऐप बनाया गया है ई किसान। आप इलेक्ट्रॉनिकली ही देख सकते हो, मोबाइल में ही देख सकते हो। उसके बाद नागपुर में इंडिया का पहला जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। अब देखो ऐसा बिल्डिंग, ऐसा हम लोग रोड या कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं जिसमें कार्बन निकल ही नहीं रहा है। जबकि होता क्या है कि बहुत सारी चीजों को जलाया जाता है, उसको रोड बिछाया जाता है या बिल्डिंग बनाया जाता है तो कितना सारा जनरेटर चलता है, कार्बन निकलता है। लेकिन जीरो कार्बन बिल्डिंग, और इवन बिल्डिंग बन जाने के बाद भी उससे उत्सर्जन होता रहता है। तो नागपुर में अब ऐसा इनिशिएटिव किया गया है कि कार्बन ही ना निकले, क्योंकि नेट जीरो का टारगेट हमारा 2047 तक है, 2070 तक है। 2070 तक इंडिया जितना कार्बन प्रोड्यूस करेगा उससे ज्यादा इंडिया कार्बन एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा हमने लक्ष्य लिया है। तो ये आपको जो पंचामृत था उसके लिए ही काम किया जा रहा है। और पूरे इंडिया में देखो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेस हैं, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, उसको बढ़ाया जा रहा है। जैसे अब हम पेट्रोल की जगह पे जो है वो बायोफ्यूल, इथेनॉल मिक्स फ्यूल वगैरह का यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इतना ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ताकि आगे आने वाले समय में हम लोग फ्यूल का कंटिन्यूअस यूज कर सके। अगर हम लोग सऊदी के और रशिया के तेल पर निर्भर रहेंगे ना, तो ऐसा माना जाता है कि अगले 40-50 साल में पूरी दुनिया का तेल खत्म हो जाएगा। तेल से ही तो हर कुछ चलता है। आपके कमरे में अगर पंखा चल रहा है, बिजली चल रही है, गाड़ी चल रहा है, जनरेटर चल रहा है, इवन आप कुछ खा पी भी रहे हो तो उससे गैस है। हर चीज में तेल और गैस पेट्रोल का जरूरत पड़ता है, दुनिया के हर चीज में जरूरत पड़ता है। वही 50 साल में खत्म हो जाएगा तो दुनिया ही ठप हो जाएगी। इसलिए ऐसा सोर्स खोजा जा रहा है जो लगातार हमें हजारों साल तक एनर्जी देते। जैसे सोलर है, तो सोलर अभी जब तक धरती है तब तक सूरज चमकते रहेगा, तब तक आपको सोलर एनर्जी मिलती रहेगी। इसी को बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स, की लंबे समय तक चलता रहे। उसके बाद केरला में भी रिसेंटली मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, आदमी और जानवर में कॉन्फ्लिक्ट। जैसे हाथी किसी बस्ती में घुस गया, चाहे आदमी किसी जंगल में जाकर शिकार कर लिया, दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन केरला में इसको बोला कि नहीं ये बड़ी बात है, ये एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर है, ये हमारे तुम्हारे जगह पे नहीं होगा लेकिन हमारे जगह पे ये बहुत बड़ा डिजास्टर है और हमारे लोग हाथी से मतलब परेशान होते हैं, चीता घुस जाता है तो परेशान होते हैं। अभी केरला के वायनाड में इतना बड़ा भूस्खलन भी हुआ था, तो उसके बारे में, उससे भाग के भी जानवर जो है वो बस्ती वगैरह में आ गए थे। उसके बाद असम में अहोम जनरल एक बहुत बड़ा सेना नायक था, लचित बोरफुकन। ब्रह्मपुत्र नदी में इसका इनकी एक बहुत बड़ी मूर्ति भी बनी है। और अहोम्स जो थे इनके बारे में कहा जाता है कि ये मुगलों को असम टच भी नहीं करने दिए थे। इवन अंग्रेज भी अहोम से थोड़ा सा डर के ही रहते थे। अहोम जो जनजाति है असम की, उन्हीं के नाम पे असम भी पड़ा है। तो स्टैचू ऑफ वैलर इनका इनॉग्रेट किया गया है जोरहट में। वैलर मतलब क्या होता है? ब्रेवरी, बहादुरता। तो अहोम जनरल लचित बोरफुकन वहां पे भगवान की तरह पूजे जाते हैं असम में। मैंने वहां पे इस चीज को लाइव देखा है कि उनका कितना ज्यादा इज्जत है। और उसके बाद लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय आइलैंड है, लक्षद्वीप का मिनिकॉय आइलैंड, वहां पे आईएनएस जटायु का नेवल बेस स्टैब्लिश किया गया है। जटायु जो है, जटायु ये अब कहाँ जाता है? जटायु कहाँ जाता है? मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप में जाता है। उसके बाद पोर्ट ब्लेयर अंडमान में सी डिफेंडर्स 2024 मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ था। सी डिफेंडर ये 2 दिन का एक्सरसाइज था जो इंडियन कोस्ट गार्ड और यूनाइटेड स्टेट्स के कोस्ट गार्ड मिल के किए थे। अभी रिसेंटली ये हुआ है, तो आप इसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछेगा, सी डिफेंडर पूछेगा तो आप लोग बता दोगे कि हाँ भाई हमारी नहीं, आप लोग हो सकता है नेवी बता दो, लेकिन इसको कोस्ट गार्ड ने किया था। तो ये ध्यान रखना है। और किसके साथ? यूएस के साथ किया है हमने। अगला जानने से पहले आप लोग ये जान लो एमआईआरवी क्या होता है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल। मतलब एक बार आप मिसाइल छोड़ोगे और एक ही बार से 3-4 निशाना एक जगह लगा सकते हो। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब ये गुरुत्वाकर्षण से काम करता है। इसको आप ऊपर हवा में छोड़ दो, ये इतना स्पीड से गिरेगा कि वहां पे सब कुछ तबाह कर देता है। इसको एमआईआरवी बोलते हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल। रीएंट्री मतलब क्या हुआ कि एटमोस्फेयर में ऊपर जाएगा और वापस एंट्री मारता है। और मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल मतलब एक जगह आप छोड़ोगे तो वो यहाँ पटना, दिल्ली, यूपी, नीचे साउथ हर जगह कवर कर लेगा। एक ही मिसाइल से हर जगह निशाना लगा सकते हो। तो सबसे लेटेस्ट जो है अग्नि मिसाइल, अग्नि 5, इसमें एमआईआरवी टेक्नोलॉजी लगाया गया है और इसका टेस्ट अभी डीआरडीओ जो है हमारा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने कंडक्ट किया है। अच्छा, एक में बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कल ही हुआ है, न्यूज अपडेट कर लीजिए आप। इसका नाम अब श्री विजयपुरम हो गया है। जो पोर्ट ब्लेयर है ना, पोर्ट ब्लेयर का नाम अब पोर्ट ब्लेयर रहा ही नहीं। कल ये न्यूज आया है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम हो गया। तो एक्चुअली ये 3-4 महीने पहले का न्यूज है, इसलिए आप यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर लिखा हुआ देख सकते हैं। अभी मैं आपके सामने इसको श्री विजयपुरम करता हूँ।
ये सब आपको छोटा छोटा चीज जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछ सकता है ये। इसीलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। ऐसा चीज जो मैंने एकदम साफ लिख के बताया है कि इट मे बी आस्क्ड इन एग्जाम, या एग्जाम में आपको पूछा सकता है, कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन अभी कल ही आया था। फिर वन नेशन वन इलेक्शन का आपको पता ही है ना कि एक कमेटी बनी थी जिसमें रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं, उनको बनाया गया था इसका हेड, और वही उन्होंने रिपोर्ट अभी सबमिट किया है कि हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और होगा तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो सब। उसके बाद जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हो पिछले वीडियो में कि बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। और उसके बाद जम्मू कश्मीर का एक JKNF है, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूआपा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर इसको बैन कर दिया गया है। मतलब एक तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको घोषित कर दिया गया है। JKNF नेशनल फ्रंट जो होता है, देखो नाम में ही लग रहा है ना, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, मतलब वो अपना एक देश बनाना चाहते हैं अलग। कैसे इंडिया में उसको वो किया जा सकता है? आर्टिकल 1 2 3 उठा के देख लो, कोई आप अलग देश सेसीड नहीं कर सकते हो। हमारा देश जो है वो ऐसे अलग अलग राज्यों के मेल से नहीं बना है। हमारा देश क्या है, पहले एक देश था, उसके बाद टूट के राज्य बना है। राज्यों का अपना कोई भी साथी नहीं है। कोई भी राज्य को सेंटर कभी भी नाम चेंज कर सकता है, उसका एरिया बड़ा छोटा कुछ भी कर सकता है। इसीलिए राज्य तो देश बनने के लिए कभी सोच ही नहीं सकता है। ऐसा करेगा तो वो यूएपीए में नप जाएगा सीधा, युवापा में। और उसके बाद अब आप चले जाओ उड़ीसा के भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर स्पोर्ट्स को बहुत तवज्जो दे रहा है। अभी देखो आप, हॉकी हो गया, या फिर भुवनेश्वर में फुटबॉल हो गया, बहुत सारे रेसिंग वेसिंग का भी देखो कि बन रहा है। इसी क्रम में पहला इंडोर एथलेटिक्स और एक्वेटिक्स सेंटर कहाँ पे, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में बना है। उड़ीसा में एथलेटिक्स सेंटर बना है, एथलेटिक्स और एक्वेटिक्स। अच्छा, एक्वेटिक्स से आप गेस कर सकते हो कि समुद्र के आसपास वाला कोई स्टेट होगा, तो कहाँ है? उड़ीसा में भुवनेश्वर, कलिंगा स्टेडियम, कलिंग है ना। इसमें लोग एकदम दिन रात खेलिंग, कलिंग में लोग खेलते हैं। इंडिया इटली मिलिट्री कॉपरेशन ग्रुप, क्यों हंस रहे हो? इंडिया इटली मतलब जॉर्जिया मेलोनी और मोदी जी के मीम्स देख के हंस रहे हो? याद करो अच्छे से, पढ़ने पर ध्यान लगाओ। न्यू दिल्ली में अभी इंडिया इटली का मिलिट्री कॉपरेशन ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024, ये देखो जो पहले एक फेम स्कीम था ना, जो हमारे ई व्हीकल्स को बढ़ावा देता था, फेम FAME, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने इसको अभी एक स्मार्ट तरीके से इसको और बढ़ाने के लिए फेम 3 स्कीम लॉन्च किया गया है। रिसेंटली, अभी 4 दिन पहले का न्यूज है। और ये जो फेम स्कीम है ना, ये 2 व्हीलर 3 व्हीलर और ई बसेस को सपोर्ट करेगा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी आता है, लेकिन नहीं, हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर ये वाला आता है, फेम स्कीम जो होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला। फिर हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने नेशन वाइज एक टैलेंट हंट स्कीम, कीर्ति स्कीम लॉन्च किया है, जिसमें 9 से 18 साल के बच्चों को स्पोर्ट्स पे फोकस कराया जाएगा, उनके हेल्दी लाइफ को सपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इस बार इंडिया का रैंकिंग कितना है? 85। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी खड़ा खड़ा क्वेश्चन पूछ देगा। 81 82 83 84 4 ऑप्शन देगा, आप लोग फंस जाओगे। 85 याद रखना है ना। इंडिया जो है वो पहला नहीं 85 है, पहला नहीं 85 है। तेलंगाना असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कंप्रेहेंसिव कास्ट सर्वे का, तो इसको तुम डिलीट कर सकते हो, ये तेलंगाना का अपना मैटर है। और बिहार में ऑलरेडी कास्ट सर्वे हो गया, जिसका वीडियो जो अलग से ला दिया जाएगा कास्ट सर्वे पे। लॉन्गेस्ट रेलवे टनल T50 कहां पे इनॉग्रेट हुआ है? उधमपुर में इनॉग्रेट हुआ है। उधमपुर T50 टनल, याद रखना, T50 टनल दुनिया का सबसे, इंडिया का सबसे लंबा रेलवे टनल है। T50 इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, जो कि ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक में है, USBRL में, और ये लगभग 13 किलोमीटर लंबा है। चंडीगढ़ का जो मेयर इलेक्शन हुआ था, उसमें जो वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर से जो हेड थे ना वहाँ के, आप देखिए वो कैसे वो मतलब बहुत ज्यादा इनजस्टिस हुआ था वहाँ पे, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। और हमारे CJI साहब डायरेक्ट इसको देख रहे थे। तो आर्टिकल 142 इसमें कंप्लीट जस्टिस का वादा सुप्रीम कोर्ट करती है कि किसी भी मैटर में वो अपने संज्ञान ले सकती है और कंप्लीट जस्टिस दिलाती है। तो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जो विनर है उसको डिक्लेयर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया, और उसके हिसाब अपने हिसाब से आर्टिकल 142 जस्टिस देने के हिसाब से मेयर इलेक्शन डिक्लेयर किया, क्योंकि इलेक्शन में बहुत ज्यादा जो है वो धांधली हुई थी। इसका सीधा सीधा कैमरा में CCTV फुटेज भी था। उसके बाद देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पे? उड़ीसा के संबलपुर में। देखो उड़ीसा में स्पोर्ट्स भी चल रहा है कलिंगा स्टेडियम में यहाँ पे, और संबलपुर में स्किल भी। तो मतलब स्पोर्ट्स और स्किल दोनों चाहिए, कि खेले कूदे हेल्दी भी रहे और स्किल रहे, जिससे उसके पास जॉब रहे तो अच्छा खाए पिए। तो उड़ीसा मतलब कितना अच्छा कर रहा है अपने स्टेट के लिए। अरुणाचल प्रदेश में 100% हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन फरवरी में ही हो गया था। आप सोचो कि बिहार जैसे राज्य जो कि मेन लैंड पे है, प्लेन पे है, वहां पे भी टैप वाटर कनेक्शन नहीं है 100% ना। हर घर में कहाँ नल जल होता है? हर घर नल से जल हमारा स्कीम भी है 7 निश्चय में। लेकिन अरुणाचल प्रदेश जैसे सुदूर पहाड़ी इलाके में 100% घरों में आपको हाउस होल्ड टैप वाटर दिखेगा। ये कितनी अच्छी और कितनी इंस्पिरेशनल बात है। तो ये एक तरह से सीखना चाहिए कि कैसे, मतलब उतना दूर पहाड़ी में जहाँ पे लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम इतनी है वो कर ले रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। सागर असेसमेंट गाइडलाइंस मैंने आपको बताया था इंडियन पोर्ट्स को इंप्रूव करने के लिए। सागर क्या होता है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो कि इंडियन ओशियन के सारे देश है, सबका सिक्योर सब लोग रहे, समुद्र में चोरी डकैती लूट मार वॉर लड़ाई झगड़ा नहीं हो, और ऊपर से सबका ग्रोथ भी हो। इंडियन पोर्ट्स को इंप्रूव करने के लिए सागर का असेसमेंट गाइडलाइंस भी बनाया गया है। फिर इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल देश का पहला कोची हार्बर केरला में इनॉग्रेट किया गया है। फ्यूल सेल फ्री, एक्चुअली आप कोची वाटर मेट्रो देखोगे ना, तो बहुत सारे वाटर मेट्रो फ्यूल सेल से चलते हैं। फ्यूल सेल मतलब क्या होता है? जो कि हाइड्रोजन से एनर्जी निकालता है, पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदलता है, उसके हिसाब से एनर्जी मिलती है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो कोची हार्बर केरला में ये पहला इंडिजीनियस देश में बना हुआ हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनॉग्रेट किया गया है, उद्घाटन किया गया है। जस्टिस अजय मानिक राव खानविलकर, इनको लोकपाल का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो ये देखो अजय मानिक राव खानविलकर, अजय जी एकदम इतने अजय हैं कि लोकपाल क्या होती है? ऐसी संस्था होती है जो प्रधानमंत्री पे भी उनके करप्शन पे इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो अजय जी इतने अजय हैं और इतने समझ लो कि कभी हारे नहीं है, प्रधानमंत्री पे भी ये एक तरह से करप्शन का केस लगा सकते हैं। स्वयं पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एजुकेशन मिनिस्टर। ये स्वयं प्लस पोर्टल जो है, आप ध्यान रखो,
मैं आपको सीधा यहीं पे दिखा देता हूँ। जैसे इंडिया का एम है कि हम लोग ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है अगले 10 साल में 50% कर लेंगे, और आजाद होने तक जब 100वीं बरसी लगेगी तब तक हम लोग 65% कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम लोग और 37 मिलियन बच्चों को अभी 10 साल में जोड़ेंगे। 37 मिलियन मतलब क्या हुआ, 3,70,00,000 लोगों को। इसीलिए सरकार ने बोला है कि जो भी नॉन लीनियर मॉडल ऑफ ग्रोथ है उसको हम लोग देखेंगे और टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज करेंगे हाई क्वालिटी एजुकेशन को घर घर तक पहुंचाने के लिए। शिक्षा, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो घर घर तक मेरी बोली हुई बात पहुंच रही है ना, वैसे ही सरकार भी चाहती है। और स्वयं एक ऐसा ही इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज को फ्री में लाया जा रहा है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है ना, उसमें और सारे कोर्सेज ऐड किए जा रहे हैं और डिजिटल रिवोल्यूशन लाने की कोशिश की जा रही है। उसी में स्वयं प्लस पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें थोड़ा सा और फोकस बढ़ाया गया है। लर्निंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम मिलेगा, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट फोकस प्रोग्राम मिलेगा जिससे आपकी जॉब लग सके। इन इकोसिस्टम एक बनाया जाएगा सबके लिए, प्रोफेशनल के लिए, करियर डेवलपमेंट के लिए, लर्नर वगैरह सबके लिए। उसके बाद उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया का पहला वैदिक क्लॉक, जिसको विक्रमादित्य बोलते हैं, विक्रमादित्य नाम का वैदिक क्लॉक इनॉग्रेट किया गया है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ये पुराने जमाने के हिसाब से जो टाइम है, ट्रेडिशनल पंचांग वाला टाइम, ये वही टाइम दिखाता है। आप इसका फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा वैदिक क्लॉक। ये वाला ये है जो जहाँ पे ग्रह नक्षत्र वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, और उज्जैन के जंतर मंतर में इसको बनाया गया है। अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट को नेशन को डेडिकेट किया। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ है? ये तो हर्ल का पार्ट है, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। और एग्रीकल्चर सेक्टर कहाँ पे? झारखंड में बढ़ाएगा। झारखंड में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट अभी रिसेंटली जो है वो कमीशन किया गया मोदी जी के द्वारा। फिर एक बहुत बड़ा न्यूज था, कुलशेखर पट्टिनम स्पेस पोर्ट। ये जो है इसरो के स्पेस पोर्ट है, इसका जो है वो उद्घाटन किया गया है। जैसे कैसे ऊपर रॉकेट वगैरह जब लॉन्च होता है तो यहाँ पे अभी एक लॉन्च पैड के साथ इसरो इसको ऑपरेट करेगा। इसका नाम केएसपी है, कुलशेखरम स्पेस पोर्ट। अब आने वाले समय में सुनो कि यहाँ से भी बहुत सारे जो है वो गगनयान, चंद्रयान वगैरह लॉन्च किया गया है। इसरो का जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा, यही यूजुअली 1971 से सारे रॉकेट को लॉन्च करता है। और ये छोटे रॉकेट के लिए सफिशियंट नहीं है, क्योंकि श्रीहरिकोटा के जस्ट साउथ में हमारा श्रीलंका आ जाता है। तो दूसरे देश के ऊपर उड़ने से बचने के लिए एक दूसरा जगह खोजा गया है, केएसपी स्पेस पोर्ट इसका नाम है, इंडिया का दूसरा स्पेस पोर्ट। यहाँ पे ये आप देख सकते हो। उसके बाद क्लिया, CLEA, कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, ये अभी दिल्ली में लॉन्च हुआ है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉपर प्लांट, ये कच्छ कॉपर लिमिटेड, मुंद्रा गुजरात। ये अडानी जी का है, मुंद्रा गुजरात। मुंद्रा पोर्ट पूरा ही अडानी जी का है, आप कह लो। कॉपर प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा, जहाँ पे कॉपर सबसे ज्यादा निकलेगा, वो मुंद्रा गुजरात में उद्घाटन हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पब्लिक बिल निकाला, जिसमें पता ही आपको कि करोड़ों की सजा हो सकती है अगर आप पेपर को लीक करने में हेल्प करते हो तो, और आपको जेल भी बहुत लंबा हो सकता है। और किसी भी तरह से एग्जामिनेशन को अगर आप धांधली वगैरह करवाते हो तब एग्जामिनेशन बिल 2024 लाया गया है एग्जाम रिलेटेड क्राइम्स से बचने के लिए। प्रसाद स्कीम के अंदर अभी रिसेंटली बहुत सारे प्लेसेस जोड़े गए हैं। ये क्या है प्रसाद स्कीम? प्रसाद का फुल फॉर्म होता है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। प्रसाद स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री इसको वो करवाता है, पिलग्रिमेज साइट्स को इंप्रूव करने के लिए। जैसे हरिद्वार हो गया, कन्याकुमारी हो गया, इस सब में और अच्छा वहाँ पे फैसिलिटी देगा कि लोग आके रहें अच्छे से और वहाँ पे सब कुछ देख सके। सीटिंग फैसिलिटी, लाइटिंग, फेंसिंग, वाटर फाउंटेन, लैंडस्केप वगैरह, प्रसाद स्कीम से ये सबको अच्छा बनाया जाता है पिलग्रिमेज के लिए। पी से प्रसाद, पी से पिलग्रिमेज। आजादी के बाद पहली बार कौन सा स्टेट है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पूरी तरह से पास कर दिया है? तो वो है उत्तराखंड, जहाँ पे यूसीसी एक तरह से लागू हो गया है। आनंद कुमार को यूएई का गोल्डन वीजा दिया गया है। हमारे जो सुपर 30 के फाउंडर हैं आनंद कुमार। गवर्नमेंट ने फ्री मूवमेंट रेजिम को एंड कर दिया है। म्यांमार, एक्चुअली म्यांमार में तख्ता पलट हो गया था। म्यांमार में आपको पता ही है कि मिलिट्री रूल अभी चल रहा है, और वहाँ पे फ्री मूवमेंट रेजिम था, मतलब वहां से लोग बहुत आते थे जाते थे, बिना वीजा के ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन इस नियम को अब रिजेक्ट कर दिया गया है, इसको अब सरकार ने एंड कर दिया है, क्योंकि म्यांमार से बहुत लोग अनऑथराइज तरीके से यहाँ पे आ रहे थे और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो वायरल हुआ था। बांग्लादेश से भी इनफैक्ट लोग आते हैं, तो उसको बॉर्डर को भी सील करने की जरूरत है। गुजरात असेंबली में एक प्रपोजल पास किया गया है टू टीच भगवत गीता इन क्लासेस 6 to 12। अभी रिसेंटली IIM में एक भगवत गीता का कोर्स भी था, आपने देखा होगा। अब गुजरात ने बोला है कि हम लोग भगवत गीता पढ़ाएंगे 6 से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए। तो ये अगर आप इसको सेकुलर एंगल से देखो तो इसमें आपको लगेगा यार ये तो हिंदू धर्म ग्रंथ है, लेकिन भगवत गीता को अगर आप एक जीवन जीने का तरीका और मोरालिटी और एथिक्स का किताब देखो तो ये सबको पढ़ने लायक है, सब लोग इसको पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड बुक फेयर 2024 कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? दिल्ली, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली, सऊदी अरबिया से गेस्ट आए थे। वर्ल्ड बुक फेयर, पूरी दुनिया का बुक फेयर इंडिया में लगता है, कहाँ पे? दिल्ली में लगता है। यूनियन मिनिस्टर ने एक देश का पहला डिजिटल म्यूजियम हैदराबाद में बनाया है। डिजिटल म्यूजियम मतलब समझ रहे हो, सारी डिजिटल चीजों का जो प्रतिलिपि है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले फेसबुक का लोगो कैसे होता था, पहले इंस्टाग्राम कैसे चलता था, पहले गूगल कैसा था, डिजिटल हो गया और डिजिटली आप उसको सब चीज देख सकते हो, फील कर सकते हो, इवन डिजिटल डिवाइसेस के भी। तो ये सब आपको हैदराबाद में मिल जाएगा। आपको कहाँ जाना पड़ेगा? हैदराबाद। उसके बाद इंडियन नेवी ने 2024 को नेवी सिविलियन ईयर डिक्लेयर किया है, मतलब नेवी ईयर है 2024। ये वाला ईयर हमारा क्या है? नेवी ईयर। इंडिया एनर्जी वीक गोवा में इनॉग्रेट किया गया था, सेकंड इंडिया एनर्जी वीक। इंडिया एनर्जी वीक ऐसे हफ्ता हफ्ता होता रहता है। नाडा ने एक रोड टू पेरिस 2024, वाडा है पूरे वर्ल्ड का और नाडा है नेशनल का, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। मोदी जी ने अभी श्रीलंका और मॉरिशस जाके वहाँ पे यूपीआई सर्विसेज गए थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन वहाँ पे यूपीआई सर्विसेज को इनॉग्रेट कर दिया। मतलब श्रीलंका में भी आप भीम से यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। और मॉरिशस आप देख रहे हो कहाँ है मैप? यहाँ यहाँ देखो मालदीव है, ये वाला, ये है श्रीलंका, ये मालदीव है। इसके ऊपर ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान है। ऐसे नीचे जाते रहो। मालदीव की राजधानी माले इधर है, और ऐसे एकदम नीचे जाते रहोगे मेडागास्कर के थोड़ा सा इधर, ये वाला जो है यहाँ पे हमारा मॉरिशस, जिसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। और यहाँ पे है सेशल्स। सेशल्स की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है विक्टोरिया।
और उसके बाद ये हो गया आपका मेडागास्कर। उसके नीचे बहुत सारे आइलैंड है, जैसे मॉरिशस के जस्ट नीचे आपको ना रीयूनियन आइलैंड मिलेगा, रीयूनियन आइलैंड हो गया। उसके बाद आपको डियागो गार्सिया आइलैंड मिलेगा, चागोस आर्किपिलागो आर्किपिलागो वगैरह सब यहाँ पे मिलेगा, जो कि यूके के कंट्रोल में अभी तक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम में जो मैजिकल हीलिंग होता है ना, ओझा ओझा नहीं होता है कि हम तुम्हारा सारा बुखार ठीक कर देंगे, सब कुछ झाड़ देंगे, उसके अगेंस्ट एक बिल पास हो गया। ये बहुत जरूरी भी है यार, अगर आपको कोई बीमारी हुई है, कुछ तरह का घाव हुआ है, कुछ हुआ है, सांप काट दिया, तो आप ओझा के पास जाओगे, उसका ऑफिशियल जो एंटी वेनमस ड्रग्स होते हैं वो सब आप लगाओगे, आप डॉक्टर के पास जाओगे। तो ये सब जो ओझा ओझा है, इनको बैन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अंधविश्वास जो है वो हर धर्म से खत्म होना चाहिए, इसका मैं घनघोर विरोधी हूँ। मतलब अंधविश्वास ऐसी चीज है कि आपको बिना लॉजिक के कुछ भी करवा सकती है। तो बहुत ज्यादा इसके लिए अवेयर रहने की जरूरत है। अच्छा हुआ कि सामने एक बिल पास कर दिया, पूरे देश में ऐसा बिल पास होना चाहिए। जो लोग डराते हैं भगवान के नाम पे कि आपको भूत डर लिया है, आइए हम आपका भूत झाड़ देते हैं, उसके बदले में पैसे लेते हैं, और भूत तो क्या, उसका बीमारी कुछ और है, उसको जाके मेडिकल इलाज कराओ, डायग्नोसिस करवाओ ना। ये सब क्या है, तो ये अच्छा हुआ। और असम का स्टेट फ्रूट क्या है, काजी नेमू। काजी नेमू मतलब कागजी नींबू, इसको असामीज में हम बोलते हैं ऐसा। नीति आयोग ने ग्रो रिपोर्ट लॉन्च किया है फॉर असेसिंग द वेस्टलैंड्स विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। वैसा वेस्टलैंड जो एकदम बर्बाद हो चुका है, लेकिन वहां पे खेती किया जा सकता है, उसको एक ग्रो रिपोर्ट के जरिए नीति आयोग ने बताया है। ये याद रखना, ये नीति आयोग रिपोर्ट निकाला है बाबू, ये हमारे देश का आईएसएफआर जो होता है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो नहीं निकाला, जबकि ये उसका काम है एग्रो फॉरेस्ट्री वाला निकालने, लेकिन नीति आयोग कर रहा है, डेवलपमेंट वाला काम करता है, थिंक टैंक है इसलिए। उसके बाद सतगुरु राम सिंह जो है, सतगुरु राम रहीम नहीं, राम सिंह के 22 सेटेनरी 200 साल पे 200 रुपए का एक कॉइन भी जारी किया गया सरकार के द्वारा। डिजिटल इनोवेटर्स जो है, क्रिएटर्स जो है, जो यूट्यूब इंस्टा वगैरह बनाते हैं, उनके लिए सरकार ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड भी लॉन्च किया है, जिसमें हर नीश में, हर क्षेत्र में अलग अलग जो अच्छा क्रिएट कर रहा है वीडियो, उसको अवार्ड दिया जाएगा। टाटा स्टील का जो कलिंगानगर प्लांट है, उसको रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट दिया गया। मतलब ऐसा स्टील प्लांट है जो कि सोसाइटी के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टाटा स्टील ने इसको कर दिखाया है। और तीरथ सिंह का स्टैचू इंदिरा गांधी कल्चरल सेक्टर ढाका में वो किया गया है। आप बताओ कि तीरथ सिंह जो थे, ये मेघालय के, जब उस समय विद्रोह हो रहा था तो थे कि नहीं थे, आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा भी होगा तीरथ सिंह के बारे में। तो वही तीरथ सिंह ये हैं, जिनका ढाका में जो है एक मूर्ति बनाया गया है। फिर सागर आकलन गाइडलाइंस लॉन्च किया गया इंडियन पोर्ट्स को परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। सागर सागर ये तो मैंने बताया था अभी आपको, सागर असेसमेंट रिपोर्ट जो होता है, तो इसको आप हटा भी सकते हो। असम के सीएम ने पीएम को इनवाइट किया फॉर द अनवीलमेंट ऑफ 125 फुट स्टैचू ऑफ लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन बहुत फेमस है। इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024, ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है। एक्सपो ये न्यू दिल्ली में होता है, जिसमें सारे गाड़ी वगैरह आती है और सबका शो दिखाया जाता है कि ऐसे चलती है, इसका ये फीचर है। नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन डीएनए बैंक कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के बीएचयू में। बीएचयू में अगर आप जाओगे तो सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ही नहीं है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे सुपर कंप्यूटर भी हैं, और वहाँ पे डीएनए बैंक है। मतलब आप समझ रहे हो, डीएनए भी, किसी भी तरह का डीएनए अगर आपको चाहिए तो आप इस जेनेटिक रिपोजिटरी से ले सकते हो। ये सिर्फ आदमी का ही नहीं, जानवरों का भी डीएनए रखता है, जिसमें हेल्थ और रिसर्च वगैरह में बहुत हेल्प मिलती है। और डीएनए मशीन जो है, डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन से डीएनए को आइडेंटिफाई करके अलग अलग उसको एज अ बैंक की तरह उसको रखा गया स्टोर करके। उसके बाद गुजरात का जो सूरत एयरपोर्ट है, उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया, जैसे बिहार के गया एयरपोर्ट को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया, सूरत को अभी दर्जा मिल रहा है। तुम सोचो सूरत जो है वो कितना पुराना जगह है और कितना फेमस जगह है, एटलीस्ट गया से तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट जगह है सूरत। वहाँ पे डायमंड कटिंग और बहुत ज्यादा वहाँ पे बिजनेसमैन वगैरह जाते हैं, और वहाँ उसको अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। तो पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा आप लोग को भी जरूरत है, आज नकल रिजल्ट आता ही आता है। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में एस्टेब्लिश किया है। इस आईआईटी का कैंपस, आईआईटी गुवाहाटी जैसे नाम है, तो वहीं पे कैंपस रहेगा, लेकिन उसका सैटेलाइट कैंपस भी, उसका एक दूसरा कैंपस दूसरे शहर में भी बनाया जा सकता है, जो कि उसी के नाम से चलेगा। तो बच्चों को इतनी दूर तक नहीं आना पड़ेगा ना। तो ये रिसेंटली लॉन्च किया है, जो कि बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि यूएई में, अबू धाबी वगैरह में भी आईआईटी का कैंपस खुल रहा है गल्फ कंट्रीज में, तो बहुत अच्छी बात है। पेरिस ओलंपिक 2024 जो हुआ था, उसमें टॉर्च बियरर, जो सबसे आगे टॉर्च लेकर चलते हैं मशाल, वो कौन है, अभिनव बिंद्रा थे। अभिनव बिंद्रा हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, देश के पहले गोल्ड मेडलिस्ट। पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन लेड किया फॉर द तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। उड़ीसा के तालाबीरा में थर्मल पावर प्रोजेक्ट फाउंडेशन स्टोन। तलबीरा कहाँ है, बस इतना आपको ध्यान रखना, तलबीरा उड़ीसा, तलबीरा राज में रा है और उड़ीसा के लास्ट में शाह है, याद रखना रासा। नेशनल आरोग्य फेयर इनॉग्रेट किया गया है बाई सर्बानंद सोनोवाल, ये यूनियन मिनिस्टर हैं। आरोग्य फेयर, आरोग्य, सबको निरोग रहना है। 75वां रिपब्लिक डे का थीम क्या है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया जो है इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। एंड सेकंड थीम था, दो थीम है इस बार, भारत विकसित भारत भी है। देखो बीपीएससी इसको ऐसे पूछेगा, ए में दे देगा विकसित भारत, बी में देगा भारत लोकतंत्र की मातृका, और सी में देगा कुछ और, डी में कुछ और, ई में बोलेगा मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो आपको मोर देन वन ऑफ द एबव मारना है, क्योंकि इस बार 70वीं बीपीएससी में 75वां रिपब्लिक डे के बारे में पूछ ही सकता है, लास्ट जनवरी में मना है, बहुत आसानी से पूछ सकता है। उड़ीसा के टेब्लो को बेस्ट अवार्ड मिला है, जो कि स्टेट कैटेगरी फॉर वुमेन इंपावरमेंट थीम इसने बनाया था, झांकी निकलता है ना 26 जनवरी में, उड़ीसा को बेस्ट अवार्ड मिल गया है। राजस्थान मध्य प्रदेश ने जल शक्ति मिनिस्ट्री के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया कि हम लोग राजस्थान के नदी और यहाँ जो मध्य प्रदेश की नदी, जैसे केन नदी हो गया, बेतवा नदी हो गया, वहाँ पे चंबल नदी हो गया राजस्थान में, उस सबको आपस में लिंक करेंगे। जहाँ पानी कम है और जहाँ पानी ज्यादा है, दोनों को आपस में बराबर करेंगे। जहाँ ज्यादा पानी है वहां से कम पानी जगह भेजेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिट एंड रन का एक नया लॉ अनाउंस कर दिया, 10 साल इंप्रिजनमेंट हो सकता है, लेकिन एक इंसान वो है जिसको एक भी दिन का इंप्रिजनमेंट नहीं हुआ है हिट एंड रन के केस में। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 जो गोवा में है, इट इज एम्ड एट शोकेसिंग डिसेबल्ड टैलेंट। जो भी डिसेबल्ड टैलेंट मतलब होता है कि जो दिव्यांग लोग हैं, वो टैलेंटेड लोग
वहाँ पे पर्पल फेस्टिवल गोवा में मनाया गया है, तो वहाँ पे उनको शोकेस किया जाएगा, उनके टैलेंट को दिखाया जाएगा। कितनी अच्छी बात है। रीजनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस गुवाहाटी में हुआ है। ई गवर्नेंस पे कहाँ पे? ई गवर्नेंस पे दिल्ली में नहीं हुआ, ये चीज ध्यान रखना, गुवाहाटी में हुआ है, असम में। नीति आयोग ने बोला है कि पॉवर्टी रेशियो जो है वो 29 से घट के 11 हो गया, मतलब गरीबी ओवरऑल हमारे देश में घट रही है। सब लोग ताली बजाओ, क्योंकि गरीबी रेखा से हम लोग धीरे धीरे बाहर निकलना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यही हमारा सपना है कि 2047 तक कोई भी आदमी भूखे पेट ना सोए हमारे देश में। 100 साल हमारी आजादी का हो जाएगा, तो हमने किस तरह से डेमोक्रेसी के थ्रू अपने देश को चलाया, ये उसका बहुत बड़ा रिजल्ट होगा। जगन्नाथन टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरी उड़ीसा में है। पूरी जगन्नाथ आपको पता ही है। वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है टोल प्लाजा मूवमेंट के लिए। एक गाड़ी के लिए एक ही फास्टैग, ये नहीं कि अलग अलग कंपनी का या अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर का, अलग अलग स्टेट का अलग अलग फास्टैग, नहीं, पूरे देश में एक गाड़ी के लिए एक फास्टैग होना चाहिए। ये लॉन्च कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के सीएम ने 206 फीट मूर्ति बनाया किसका? सोशल जस्टिस स्टैचू। और ये जो हमारा स्टैचू है वो हमारे द ग्रेट ग्रेट ग्रेटेस्ट बी आर अम्बेडकर जी का स्टैचू है। ही वॉज एन इंडियन पॉलीमैथ, स्टेट्समैन, सोशल रिफॉर्मर एंड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिलायंस इंडस्ट्री पूरी दुनिया का पहला इंडस्ट्री है, इंडिया का पहला इंडस्ट्री है, इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसको ISCC प्लस का सर्टिफिकेशन मिला। ये बायो इकोनॉमी वाले कंपनी को मिलता है, फूड फीड केमिकल वगैरह में बायो इकोनॉमी को अगर डेवलप करते हैं तब आपको मिलेगा ISCC प्लस सर्टिफिकेट, जो है वो केमिकल, प्लास्टिक और उसका एक सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेट है कि मतलब सस्टेनेबल चीजें आप बना रहे हैं। हरियाणा में मिशन 60,000 लाया गया है वहाँ के यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, लेकिन हम लोग के बीपीएससी में जरूरत नहीं है। काउ सेंचुरी मुजफ्फरनगर यूपी में बनाया गया, पहला सेंट्रली फंड, मतलब हमारा देश जो है वो फंड कर रहा है, राज्य केंद्र सरकार फंड कर रही है एक काउ की सेंचुरी। टाइगर सेंचुरी आपने टाइगर रिजर्व सुना होगा, एलिफेंट रिजर्व सुना होगा, अब ये गायों का रिजर्व बन रहा है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। देखो ध्यान से, इसका नाम भी कुछ दिन में चेंज हो सकता है। पंचायत से पार्लियामेंट तक ये प्रोग्राम है। ओम बिरला साहब हमारे स्पीकर ने इसको इनिशिएट किया। पंचायत से पार्लियामेंट तक, पार्लियामेंट सबको लाना चाह रहे हैं ना, पंचायत से उठा उठा के। तो जो डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी है उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है पंचायत से पार्लियामेंट तक का जो स्कीम है, या फिर ओम बिरला के द्वारा जो इनिशिएटिव किया गया है। नॉर्थ इंडिया का पहला नेचुरोपैथी हॉस्पिटल फाउंडेशन डिब्रूगढ़ असम में खुला है, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल इलाका है सब कुछ, वहाँ पे जड़ी बूटी बहुत सारा है। नेचर से इलाज किया जाएगा, जो आयुष चिकित्सा है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी इलाज किया जाएगा। कहाँ पे? असम में गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ में, असम की राजधानी भी है। इंडिया बिकेम फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ग्लोबली, ओवरटेकिंग हांगकांग। दुनिया का जो टॉप 4 स्टॉक मार्केट है उसमें इंडियन स्टॉक मार्केट भी आता है। कितना इंपॉर्टेंट बात है। ये लिस्ट अपडेटेड तो नहीं है, लेकिन टॉप 3 में हमेशा न्यूयॉर्क का और नेस्डैक, ये भी अमेरिका का है, न्यूयॉर्क का, और बाकी यूरोपियन यूनियन का, ये तीनों रहता है। चौथे पे ये वाला हमारा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये इंडिया वाला ये आ गया है, जिसने हांगकांग को ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन इंपावरमेंट अगर डिफेंस के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत किया जा रहा है। और वृंदावन यूपी में क्या किया गया? डिफेंस मिनिस्टर ने पहला ऑल गर्ल सैनिक स्कूल इनॉग्रेट किया है, मतलब एक ऐसा सैनिक स्कूल जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं रहेंगी। तो महिलाएं सैनिक स्कूल में जाएंगी तो पढ़ेंगी, ये तो कंफर्म है, और महिला आगे चल के सैनिक भी बनेगी, हमारे डिफेंस फोर्सेस में महिलाएं जाएंगी। तो इंक्लूजन का इससे बढ़िया एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है। और जो लोग ये समझते हैं कि महिलाएं वीक होती हैं, तो कोई तो काम ऐसा होता होगा जो वो अच्छे से कर पाएंगी, दिमाग वाला काम कर पाएंगी, कमांडर बन पाएंगी अच्छी, कुछ तो महिला वाला काम अच्छा कर पाएंगी, जो वुमेन से रिलेटेड है, जैसे वुमेन टेररिस्ट वगैरह जो रहते हैं जम्मू कश्मीर में फीमेल, तो उनसे डील अच्छे से महिलाएं कर पाएंगी। इतने सारे काम है। लोग बोलते हैं कि महिलाओं के लिए डिफेंस में कोई जगह नहीं है, बट मेरा ऐसा एकदम मानना नहीं है। ये बहुत अच्छी जो है वो इनिशिएटिव है। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट इन अयोध्या विथ इंटरनेशनल स्टेटस। वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ पे? अयोध्या में। याद रखना, अयोध्या में वाल्मीकि एयरपोर्ट लाया गया है। झारखंड रिड्यूस्ड एलिजिबिलिटी एज फॉर ओल्ड एज पेंशन स्कीम टू 50 ईयर। ओल्ड एज का पेंशन पहले क्या था? पहले 60 साल होना पड़ता था, 60 साल के बाद आपको मिलेगा, लेकिन अब 85 साल में आपको झारखंड में मिल जाएगा। मतलब वहां पे जनता को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब बिकेम फर्स्ट स्टेट टू मैप एंड एक्सीडेंट प्रोन एरियाज एट ब्लैक स्पॉट्स। तो ये तो चलो ठीक है, मतलब जहां पे एक्सीडेंट ज्यादा होता है, फॉर एग्जांपल तीखा मोड़ आ गया, या चौराहा आ गया, या सुनसान रास्ता आ गया, तो उस जगह को पूरे ट्रैफिक में ब्लैक स्पॉट नाम दिया जाएगा कि यहाँ पे एक्सीडेंट ज्यादा हो रहा है आंकड़ों के अनुसार, अब यहाँ पे आप एक्सीडेंट को कम कराइए। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू इंप्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा स्कीम। ये जो विश्वकर्मा है, ये स्किल लोगों के लिए था ना, जो ठठेरे वगैरह होते हैं या फिर जो लोहा हुआ पीटते हैं, विश्वकर्मा होगा ना, आपको पता ही है। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ना यूपी से, ना बिहार से, ये हुआ है जम्मू कश्मीर से स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट। ओला को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मिला है, और पहली ऐसी ईवी कंपनी है जिसको पीएलआई स्कीम का फायदा मिलता है। मतलब जितना आप प्रोडक्शन करोगे ईवी, उसी के हिसाब से आपको उतना ही छूट वगैरह भी मिलेगी आपको, और सब्सिडी वगैरह मिलती है, बहुत सारे आपको सब ग्रांट्स वगैरह भी मिलती है, करोड़ों में पैसा मिलता है। तो ओला इलेक्ट्रिक पहला ईवी कंपनी बन गया देश का। इवन टाटा ईवी भी उसमें नहीं है, जिसको पीएलआई स्कीम का भी फायदा मिला है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब जितना ईवी बनाओ। उसके बाद असम का एक गुणोत्सव है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे 40 लाख स्कूलों को किया जाएगा, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, तो इसको हम हटा देते हैं। इंडस फूड 2024 एग्जीबिशन, ये पीयूष गोयल ने नोएडा में वो किया है, तो ये क्या है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पूछने के चांसेस है वही। इंडिया का पहला हेल्दी फूड स्ट्रीट प्रसादम, ये हेल्थ मिनिस्टर उज्जैन। मतलब देखो, स्ट्रीट फूड जो होता है, स्ट्रीट फूड को माना जाता है क्या? इसमें तेल मसाला बहुत रहता है, अनहेल्दी होता है, पेट खराब होता है खाने से। लेकिन देश का पहला हेल्दी फूड प्रसादम नाम का फूड जो है, वो हेल्थ मिनिस्टर ने, अनुराग ठाकुर हमारे हेल्थ मिनिस्टर है ना, उन्होंने, वो सॉरी स्पोर्ट्स मिनिस्टर है ना अनुराग ठाकुर, आई एम रियली सॉरी, अभी बदला था, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल फर्टिलाइजर, दोनों के मिनिस्टर जो है वो हमारे श्री जेपी नड्डा जी हैं।
महाराष्ट्र में एक कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है जो कि मतलब नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, पर इसका नाम तो आप लोग याद ही रख लो, अट्टपाडी। अट्टपाडी कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे है? सांगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। मोदी जी ने रिसेंटली अभी दुनिया का सबसे मतलब इंडिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज लॉन्च किया है, इसका नाम है ट्रांस हार्बर लिंक, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। और ये वाला बीपीएससी इंटरव्यू में भी पूछा गया था मेरे से, तो इसकी लंबाई पूछी गई थी और कहाँ से कहाँ तक ये पूछा गया था। समुंदर का ये लिंक है, सी ब्रिज, इंडिया में सबसे बड़ा सी ब्रिज जो है वो ट्रांस हार्बर लिंक। मुंबई में जो दो साइड का मैप है ना, एक मेनलैंड है और एक आइलैंड वाला है, तो उन दोनों को ये जोड़ता है, थाने और नावा सेवा को जोड़ता है शायद। 47वां इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर इनॉग्रेटेड विद यूके एज थीम कंट्री। तो अभी तो दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर लगा ही था, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कलकत्ता में भी एक बुक फेयर लगा है, यूके को थीम कंट्री माना गया है। सुचेता सतीश, शी क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय सिंगिंग इन 100+ लैंग्वेज। अब देखो, एस से सिंगिंग, एस से सुचेता, एस से सतीश, ये तीनों एस से याद रखना है। आयुष मिनिस्टर ने आयुष दीक्षा इनॉग्रेट किया है, सेंटर फॉर आयुर्वेदा रिसर्च इन भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयुष मिनिस्टर गए थे। कौन? ये हमारे जेपी नड्डा जी, और वहाँ पे आयुर्वेद का रिसर्च करवा रहे हैं। पीए प्रेसिडेंट मुर्मू ने फिर क्या किया है? इनॉग्रेटेड कौशल भवन ऑफ स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, नया भवन बनाया स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का। उड़ीसा गवर्नमेंट प्लान वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी नियर सिमलीपाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको गांठ बांध लो, क्योंकि सिमलीपाल जो है उड़ीसा का टाइगर रिजर्व, वहां पे दुनिया का एकमात्र काला टाइगर रहता है, और उस काला टाइगर को देखने के लिए सफारी, जंगल सफारी किया गया है। अगर आप गाड़ी से जाओगे तो हो सकता है आपका लक अच्छा हो तो आपको ये दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर दिखा। जैसे ब्लैक मतलब इसमें कोई डीएनए या किसी हार्मोन की अधिकता के कारण ये ब्लैक हो गया, जैसे मेलानिन हार्मोन के कारण इंसान काले हो जाते हैं, वैसे ही इसमें ब्लैकिश कुछ आ गया है। फिर ओला के जो सीईओ है भाविश अग्रवाल, इनकी ही एक और कंपनी है क्रूट्रिम। क्रूट्रिम मतलब कृत्रिम, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये इंडिया का पहला एआई यूनिकॉर्न बन गया है। इंडिया नॉमिनेटेड मराठा मिलिट्री लैंडस्केप फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 2024-25। ये एक तरह से मिलिट्री लैंडस्केप बनाया गया है। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ इनॉग्रेटेड 5th ग्लोबल आयुर्वेदा महोत्सव इन केरला। धनखड़ जी कहते हैं, जगदीप धनखड़। 82वां इंडियन रोड कांग्रेस ऑर्गेनाइज इन गांधीनगर गुजरात। ठीक है, रोड कांग्रेस पूछेगा तो गांधीनगर गुजरात याद रखना आपको। रोड कांग्रेस कहाँ है? गांधीनगर गुजरात। यहाँ से आप रोड पकड़ के बिहार से चल जाओ गुजरात, रोड कांग्रेस गांधीनगर गुजरात। दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री और एड क्यूब, ये गुड़गांव में शुरू हो गया है। मैंने आपको ये बात बताया भी था कि हॉस्पिटल को ही अब घर घर तक पहुंचाने की बात की जा रही है। तो दुनिया का पहला गुड़गांव में शुरू हुआ है और आगरा में भी अभी रिसेंटली चालू हुआ है। आरोग्य मैत्री एड क्यूब इसका नाम रखा गया है भाई। उसके बाद आईआईटी मद्रास ने एक अमृत टेक्नोलॉजी डेवलप किया है पानी से आर्सेनिक हटाने के लिए। अगर आपके एरिया में फैक्ट्री वगैरह है ना, तो उसके जो एक्सक्रेटेड वाटर होते हैं, फैक्ट्री का जो पानी होता है, उसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं जैसे आर्सेनिक, जो कि बहुत गंदी गंदी बीमारी हमारे शरीर में ला सकता है। आईआईटी मद्रास ने बोला कि अब ऐसा नहीं होगा बाबू, अमृत से हम आर्सेनिक हटाएंगे। ए से आर्सेनिक है और बाकी अमृत बना देंगे पानी को, उसमें से आर्सेनिक हटा के। एमपी ने बोला है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। राजस्थान ने बोला है कि हम सोलर एनर्जी कैपेसिटी इंडिया 365 मेगावाट, मतलब क्या वो पता है आपको? 3 गीगावाट। हमारी टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 500 गीगावाट बनाने की क्षमता की जा रही है, बनाने की कोशिश की जा रही है 2030 तक। ये हमारे पंचामृत में भी बोला गया 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, और वो 50% ऑफ टोटल एनर्जी मिक्स होना ही चाहिए मिनिमम। 200 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल अभी हमारे इंडिया में है, ऑलरेडी है। 60% हमारा हो गया है, सॉरी 40% हो गया है और 60% बाकी है। और सोलर एनर्जी कैपेसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे ज्यादा किसका है? राजस्थान का। ऑफकोर्स राजस्थान में रेगिस्तान है, खुला जमीन है, वहाँ पे सोलर एकदम आप बिछा दो, पूरा एनर्जी लेते रहो, इतनी ज्यादा वहाँ पे धूप लगती है कि बहुत एनर्जी मिलते रहेगा। बिहार पुलिस ने फास्टर क्रिमिनल जस्टिस के लिए इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज नाम का एक मिशन चलाया। मतलब क्या हुआ कि आपको 2.5 महीना के अंदर कोई भी केस का इन्वेस्टिगेशन, पता है आपको, सालों साल लग जाता है। किसी भी केस के इन्वेस्टिगेशन में सालों साल लगने से बचाने के लिए 75 दिन में ही अब इन्वेस्टिगेशन का टारगेट लिया गया है। ये बिहार पुलिस का है, इसलिए बीपीएससी में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल इतिहास उत्सव ये ऑर्गेनाइज किया गया टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वाटर हेरिटेज इन दिल्ली। तो दिल्ली में ऐसा कुछ किया गया है, दिल्ली में किया गया तो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है ही। इंडियन साइंटिस्ट कौन है? डॉक्टर एस श्रीधर। ही वॉज इंडक्टेड एज अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री इंडिया। ठीक है, एस श्रीधर, श्रीधर एक ऐसे साइंटिस्ट का नाम लग ही रहा है, केमिस्ट्री के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इंडिया ने अप्रूव किया है इसेंशियल गुड्स को मालदीव भेजने के लिए। भैया कांडला और विशाखापट्टनम दो पोर्ट है ना, ईस्ट में है विशाखापट्टनम, वेस्ट में है गुजरात में कांडला पोर्ट, कांडला है ना, मुंद्रा पोर्ट है गुजरात में, कांडला मुंद्रा उधर गुजरात महाराष्ट्र में है। तो वहां से हम लोग अब मालदीव को जो है वो सामान भेज सकते हैं। पहले मालदीव हमारा सामान नहीं मांग रहा था, रिसेंटली वहां पे जो इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव चल रहा था, उसको जो है वो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि साझेदारी फिर से शुरुआत हो गई है और हम अब एक्सपोर्ट करने लगे हैं इसेंशियल गुड्स को। इसेंशियल गुड्स मतलब क्या हो गया कि मान लो दूध हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह हो गया, इसेंशियल चीज है जिसके बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता है। मालदीव कहीं और से मंगाया, उससे अच्छा सबसे नजदीक हमारा कौन है? भारत, उससे ही मंगवाना चाह रहा है। पहला 5वां आसियान इंडिया गुड्स ट्रेड एग्रीमेंट ज्वाइंट कमेटी जकार्ता में हुई थी। आसियान का हेडक्वार्टर भी जकार्ता में ही है, तो वहीं पे सब लोग गए थे, इंडिया की तरफ से भी टीम गई थी, वहां पे ही हुआ था। वर्ल्ड बैंक ने एक बिजनेस रेडी रिपोर्ट लॉन्च किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रिपोर्ट वो करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको याद कर लो, क्योंकि हमने सुना था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पहले निकलता था, ईओडीबी रैंकिंग निकलती थी कि मतलब बिजनेस करना किसी भी देश में कितना
मुश्किल है और कितना आसान है। मतलब हर चीज़ का रेगुलेशन लेना पड़ता है ना, पहले आपको फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन लेना पड़ता है, फिर एक तरह से वहाँ के लेबर के लिए नियम लगाना पड़ता है। कोई भी फैक्ट्री अगर आपको एस्टैब्लिश करना है तो एनओसी जगह से लेना पड़ता है, उसके बाद टैक्स भरना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस हैं, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो उन सब में किस देश में कितना आसान है, पेपर वर्क कितना कम है, कितनी देर में आदमी बिजनेस लॉन्च कर सकता है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में दिखाता है। और वर्ल्ड बैंक का दूसरा एक रिपोर्ट आ गया है, बिजनेस रेडी रिपोर्ट, बी रेडी। बी रेडी ये बिजनेस वाला रिपोर्ट है, याद रखना, ये पूछ देगा बाबू तो फिर हमको मत बोलना। ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है मैत्री ग्रांट फॉर रिसर्च कल्चरल एक्सचेंज विद इंडिया। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में मैत्री ग्रांट चलेगा, मतलब हम लोग रिसर्च और कल्चर को एक्सचेंज करेंगे। ऑस्ट्रेलिया देख रहे हो ना, नीचे है राइट साइड, इधर उधर मत समझ लेना। उसके बाद इंडिया ने पहली मीटिंग को चेयर किया है एज द कोलंबो प्रोसेस ऑफ चेयरमैन इन जेनेवा। कोलंबो प्रोसेस का चेयरमैन इस बार इंडिया ही बना है। ये कोलंबो प्रोसेस क्या है, एक रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है जिसमें ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, जैसे यहाँ से मान लो सऊदी अरबिया में जाते हैं लोग काम करने, वहां से कैसे काम करेंगे, कैसे आएंगे नहीं आएंगे, उनको क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये सब कोलंबो प्रोसेस के थ्रू बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम से कहीं नहीं लग रहा है कि ये मतलब लेबर से रिलेटेड है, लेकिन ये एक ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर एशिया में लोग जाते हैं उससे रिलेटेड है। सऊदी वाला जो एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट है, आप इसको याद कर लो। तो ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोलंबो प्रोसेस का भी इंडिया ही हेड है, जिनेवा में इसने स्विट्जरलैंड में स्टार्ट कर दिया मीटिंग। इंडिया को रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में रखा गया है, एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में तो नहीं रखा गया है, ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था पाकिस्तान को बीच में, फिर उसको हटा भी दिया गया है। सिंगापुर मीटिंग के बाद इंडिया को एफएटीएफ रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में डाला गया है। इंडिया एंड बेलारूस हेल्ड फर्स्ट कंसुलर टास्क, मिन्स्क में पहली बार इंडिया और बेलारूस का टास्क। वहां पे भी डिक्टेटरशिप वगैरह है और रशिया का बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, एक तरह से रशिया का ही समझ लो कि उसी की जुबान बोलता है। कौन? बेलारूस, जो रूस का एक छोटा सा उसी से निकला था, रूस से ही निकला था, वैसा देश है वो, है ना। उसके बाद थर्ड यूएन लेड कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान सिचुएशन हेल्ड इन दोहा विथ इंडिया पार्टिसिपेशन। अफगानिस्तान का जो सिचुएशन है वहां पे जो तालिबान ने अटैक करके अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को हाथों में ले लिया है, उस पे मीटिंग हुआ है, यूएन की तरफ से स्टार्ट किया गया है। यूएन को ये पसंद नहीं है कि वहां पे एनआरकी हो, डेमोक्रेसी खत्म हो। जब तक अमेरिका के फोर्सेस थे तब तक तो वहां पे ठीक चल रहा था, लेकिन अफगानिस्तान जब अपने खुद के हाथों में आया तो क्या हुआ, उसके सिचुएशन को लेकर पूरी दुनिया में तहलका मच गया। और यूएन ने अभी कॉन्फ्रेंस कराया कहाँ पे? दोहा, कतर में। बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्ट्रीज मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली होस्ट बाय इंडिया एस जयशंकर। ठीक है, बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक जो बे ऑफ बंगाल है ना, उसके चारों तरफ की कंट्रीज है। यहाँ पे आप देख सकते हो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इस बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है, जिसमें 7 साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जो 7 देश हैं, बिम्स्टेक एसटी मतलब 7 हो गया ना, 7 देशों के बीच में इकोनॉमिक टेक्निकल कोऑपरेशन को और प्रमोट किया जाता है। और इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, नेपाल भी है, नेपाल बांग्लादेश, नेपाल बे ऑफ बंगाल से नहीं लगता है फिर भी है, ये वाला पूछता है बाबू, इसलिए इसको याद कर लो, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और इवन थाईलैंड भी है, जो कि थाईलैंड डायरेक्टली हमारे यहाँ से नहीं कनेक्टेड है, मलय पेनिनसुला वगैरह में उसका आता है पोजीशन। ठीक है, और ये सारे देश मिलकर बिम्स्टेक बनाते हैं। इसका गोल यही है कि बे ऑफ बंगाल के रीजन में जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह हो, सोशल प्रोग्रेस हो, सब लोग मिलजुल कर रहें, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, हम लोग नॉलेज शेयर करें आपस में। इंडिया भूटान, भूटान इंडिया को बड़ा भाई मानता है। इंडिया भूटान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर कोऑपरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, की मतलब हम तुमको कुछ बताएंगे, तुम हमको कुछ बताओ, हम लोग दोनों आपस में पैसे का लेन देन भी करेंगे। इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मान लो दूसरा देश क्लाइमेट चेंज करेगा, अमेरिका जैसा देश, और भूटान जैसा बेचारा हैप्पी देश जो आज तक कोई ऐसा बड़ा क्लाइमेट चेंज किया नहीं, उसको भुगतना पड़ेगा। तो इस पे इसने इंडिया से आके अग्रीमेंट कर लिया कि चलो कैसे होगा बताओ तुम हमको यार, बड़े भाई बताओ आप। पीएम मोदी पहले इंडियन पीएम बन गए जो कि ऑस्ट्रिया गए हैं 41 साल में। अभी तक लास्ट 41 ईयर में ऑस्ट्रिया कोई नहीं गया था। ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब पढ़े हो ना आप यूरोपियन हिस्ट्री में, ये उधर के देश हैं, इटली के आसपास के देश हैं ये। इंडिया रशिया सेट टारगेट ऑफ 100 बिलियन ट्रेड बाई 2030 थ्रू एक्सपेंडेड कोऑपरेशन। रशिया हमारा पुराना दोस्त है और 100 बिलियन का जो ट्रेड है उसका टारगेट पूरा हो गया। रशिया से हम लोग बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं वैसे, जितना चाइना से और अमेरिका से करते हैं उतना तो नहीं है करते हैं। तो बोला कि अब ट्रेड को थोड़ा बढ़ाओ, 100 बिलियन टोटल पहुंचाओ, 50 बिलियन हम देते हैं, 50 बिलियन तुम हमको दो। इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र ये एस जयशंकर ने मॉरिशस में उद्घाटित किया। मॉरिशस मैंने आपको पहले बताया, नीचे मेडागास्कर के राइट है और यूनियन आइलैंड के ऊपर है, और सेशल्स तो काफी ऊपर हो जाता है, उसके ऊपर भी मालदीव है। मालदीव तो इंडिया से सटा ही हुआ है लगभग, मालदीव जो है वो 0 डिग्री से थोड़ा ही सा ऊपर आप कह लो कि है। ठीक है, तो ये आप मैप थोड़ा सा इमेजिन करके अपना रखे रहो। मॉरिशस अभी गए थे हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जो हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर, वहां पे जन औषधि केंद्र बना है। इंडिया एंड ताइवान साइंड अग्रीमेंट टू प्रमोट ट्रेड इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। अब देखो ताइवान कहाँ है, ताइवान साउथ चाइना सी में एक देश है, और चाइना बोलता है कि ताइवान मेरा ही पार्ट है। वो ताइवान जो कि सुपर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर में सबसे आगे है, चिप्स वगैरह बनाता है, चिप कंप्यूटर वाली चिप बनाता है। तो उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि हम लोग अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी ट्रेड करेंगे, तुम लोग अच्छा खाओगे तब ना अच्छा चिप बनाओगे और अच्छा कोडिंग में दिमाग लगाओगे। इंडिया यूएस के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है टू कॉम्बैट इलीगल स्मगलिंग एंड रिटर्न कल्चरल एसेट्स। मतलब यूएस में बहुत सारे इंडिया से चीजें चुरा के लोग ले जा रहे थे और यूएस से भी चुरा के यहाँ ला रहे थे। बोला कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी ले गए हो फटाफट ले गया, इसलिए हम अग्रीमेंट करते हैं, एमओयू करते हैं। क्वाड सिक्योरिटी हेड्स मीटिंग कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में, म्यांमार में सॉरी हुआ। अजीत डोवाल रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ये। बांग्लादेश ग्रांटेड इंडिया टर्मिनल ऑपरेशन राइट्स एट मोंगला पोर्ट। बांग्लादेश का एक मोंगला पोर्ट है। तो ये तब का न्यूज है जब वहां पे डेमोक्रेसी हुआ करती थी, लेकिन अभी ये ऑपरेशनल राइट हमारे पास है या नहीं मुझे नहीं पता, और अभी शायद वो अपने हिसाब से चलाएंगे ना, क्योंकि वहां पे मिलिट्री रूल हो गया बांग्लादेश में।
बांग्लादेश ने इंडिया को टर्मिनल ऑपरेशन राइट्स दिया था मोंगला पोर्ट पे। वहां का मोंगला पोर्ट बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इंडिया सऊदी अरबिया टास्क फोर्स पहली मीटिंग हुई, जिसमें इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में कैसे कोऑपरेशन बढ़ाया जाए इस पे बात की जा रही है। सऊदी अरबिया कहाँ है आपका, बहुत बड़ा जो पेनिनसुला दिखता है ना, अरेबियन पेनिनसुला में जो सबसे बड़ा एरिया है देश, वहां पे सऊदी अरेबिया ही है। बहुत अमीर देश है, बहुत ज्यादा पेट्रोल है वहां पे, बट जब तक तेल है तभी तक वो अमीर है, ऐसा सब लोग मानते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं मानता है, क्योंकि वो अब डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने रिसोर्सेज को, टूरिस्ट अट्रैक्शन बना रहा है। वो समझ लो एक तरह से खेती वगैरह का भी टेक्निक जो है वो इंपोर्ट करके, और रेगिस्तान में भी गोल गोल घास के पैचेस बना के खेती वगैरह कर रहा है। तो सऊदी अरबिया को हल्के में तो एकदम नहीं लेना है। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन टोक्यो, स्टैच्यू ऑफ गांधी अनवील्ड बाय एस जयशंकर। ये क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं चारों, 2+2 डायलॉग जो होता है ना, उसी टाइप का ये होता है। फॉरेन मिनिस्टर 2+2 पे तो डिफेंस और फॉरेन दोनों होते हैं, सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर चारों देशों के, और गांधी के स्टैचू वहां पे एस जयशंकर अनवील किए हैं। इंडिया ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सप्लाई चेन काउंसिल फॉर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, उसका इंडिया को इलेक्ट किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सप्लाई चेन काउंसिल फॉर इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक वाला एरिया कौन सा होता है, जो हमारे इंडियन ओशन में आप जाओ नीचे मैप में, उसके बाद राइट साइड जाओ तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ चाइना सी वगैरह मिलेगा। उसके बाद और ईस्ट में जाओ तो आपको पैसिफिक ओशन मिलेगा। उसी रीजन को पूरा बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। उस इंडो पैसिफिक रीजन में सप्लाई चेन अच्छे से हो, और हर देश आपस में कोऑपरेट करे कम से कम दाम में। जैसे मलक्का स्ट्रेट है ना, मलय पेनिनसुला में मलेशिया और सुमात्रा के बीच में जो होता है मलक्का स्ट्रेट, उस स्ट्रेट से होकर जो आने जाने वाला, उसका कंट्रोल किसके पास रहेगा, किस स्मूथली सप्लाई चेन फास्टली और स्मूथली हो पाए, कंडक्ट हो पाए, इसके लिए सप्लाई चेन बहुत जरूरी है। सप्लाई चेन काउंसिल वगैरह बनता है, उस पर डिस्कशन होता है कि कैसे कोई ना रोके और आराम से चलता रहे। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट हेल्ड इन कोची केरला। केरला में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का एशिया पैसिफिक समिट हुआ था। सोच रहे हो, डेयरी, पूरे दुनिया में दूध सबसे ज्यादा इंडिया में ही होता है, इंडिया में सबसे ज्यादा दूध होता है, तो डेयरी फेडरेशन का समिट भी इंडिया में ही हुआ। यहाँ पे देख लो, सबसे ज्यादा दूध दूध प्रोड्यूस इंडिया में किया जाता है, कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 25% ऑफ द ग्लोबल मिल्क सप्लाई। इंडिया प्रोड्यूस लगभग इतना इतना मिल्क, और इतना इतना इंक्रीज हुआ है, तो मतलब इंडिया सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करता है। और बाकी यूएस सेकंड लार्जेस्ट है, पाकिस्तान थर्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, चाइना तब जाके ब्राजील। चाइना दूध पे इतना ध्यान नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों। बाकी सब में तो चाइना इतना आगे कि पूछो मत। उसके बाद यहाँ पे इंडिया रैंक्स 5th इन एआई इनोवेशंस विथ 1350 पेटेंट। एआई में जो इनोवेशंस होते हैं, जैसे एआई के, जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी एआई का एक इनोवेशन है, चैट बॉट वाला। उसके बाद एआई के रोबोट्स वगैरह बनते हैं, तो ऐसे ऐसे चीजों को पेटेंट करा लिया जाता है ना। तो इंडिया में लगभग पिछले 10 साल में 1350 पेटेंट, मतलब ऑन एवरेज एक साल में 135 पेटेंट, मतलब हर तीसरे दिन एक पेटेंट लगभग हमारे देश में होता है एआई के क्षेत्र में। इसलिए इंडिया को ओवरऑल 5th रैंक दिया गया है। ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2024 में वियना को टॉप रैंक पे दिया गया है, और डमास्कस डमास्कस जो है उसको बॉटम रैंक दिया गया है, बॉटम सबसे नीचे रैंक। दमिश्क जो सीरिया की कंट्री है, वहां पे रहना सबसे मुश्किल है, और वियना जो ऑस्ट्रिया है उसका सबसे आसान है वहां पे रहना। और लिवेबिलिटी रैंकिंग मतलब कम दाम में सारी सुविधाएं और सारा आपको सुख सुविधा ऑस्ट्रिया के वियना में मिलेगा। इसमें अगर आपको इंडिया के शहरों की रैंकिंग देखनी है, तो दिल्ली और मुंबई को दोनों को 141वां रैंक दिया गया है, 60 नंबर मिला है 100 में से। चेन्नई थोड़ा सा ही नीचे 144 पे, फिर अहमदाबाद है, तब बेंगलोर है। लिवेबिलिटी इंडेक्स मतलब क्या होता है, ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट बनाता है सबसे पहले तो, ईआईयू बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बनाता है। और ये बोलता है कि मतलब हमारे, अगर आप शहर में रहते हो तो आपके लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चेंजेस अगर आ रहे हैं आपकी लाइफ में, चैलेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आपका रैंक बहुत नीचे रहेगा। इंडिया की रैंकिंग सोचो 141 है, 173 में 141 बढ़िया रैंक थोड़ी हो गया यार, तो मतलब बहुत चैलेंजिंग है यहाँ रहना। ऑस्ट्रिया के वियना में रहना बहुत आसान है, और दमिश्क सीरिया में रहना बहुत टफ है। जो अभी मैंने बताया आपको 141वां रैंक मिला है, वो यहाँ पे है। उसके बाद देखो, रिसर्चर्स ने 230 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ मिनरल्स फाउंड किया है जापान के मायामी टोरुशिमा आइलैंड पे, मिनामी टोरुशिमा आइलैंड पे। तो ये ठीक है यार, इतने सारे मिनरल्स मिले हैं जापान में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि मिनरल्स जापान के लिए, ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए। लेकिन अपने बीपीएससी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं पे कुछ मिल गया, इसलिए इसको हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, बेकार का बर्डन नहीं रखना है। उसके देखो, यूनेस्को ने एक लॉन्च किया है यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग इनिशिएटिव 2024 जुलाई। यूनेस्को ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग इनिशिएटिव। तो सबसे पहले तो वेल बीइंग सोच के आप डब्ल्यूएचओ मार दोगे कि हो सकता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वेल बीइंग के लिए करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनेस्को किया है, यूनेस्को के बारे में इकोनॉमिक सोशल कल्चरल चीज में ये, मतलब क्रिएटिविटी वगैरह में ये, मतलब सबको एम्पावर करता है। देखो, यूनेस्को स्टैंड्स फॉर नेशनल यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन की स्पेसिफिक एजेंसी है, जो कि 1945 में लगभग उसके साथ ही स्टैब्लिश हुई थी। इसका मिशन है कि ओवरऑल मतलब पूरी दुनिया में हम कॉपरेशन कैसे करेंगे, तो हम लोग एजुकेशन में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कल्चर में सपोर्ट करेंगे, साइंस रिसर्च में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और इसके गोल्स हैं कि मतलब बिल्ड अ कल्चर ऑफ पीस, इरेडिकेट पॉवर्टी, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनकरेज इंटर कल्चरल डायलॉग। जो भी दो देश अलग अलग कल्चर के हैं उनमें डायलॉग्स को बढ़ाना है, वो सबके थ्रू पूरी दुनिया में शांति लाएंगे। उसके बाद बॉन क्लाइमेट चैलेंज कॉन्फ्रेंस हुआ यूएनएफसीसी जर्मनी में। अडानी बॉन क्लाइमेट होता है ना, बॉन फ्रेमवर्क जो है, अभी ये रिसेंटली हुआ है, वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जर्मनी में है, बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसको हम लोग 60th सब्सिडियरी बॉडीज सेशन ऑफ द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी का ये वो है, उसको बोलते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हुई। यूएन क्लाइमेट चेंज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ने बोला कि प्रोग्रेस बॉन में हुआ था, स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन बिफोर द यूएनसीसी का जो होता है ना, COP29 के कहाँ पे होने वाला है, अजरबैजान बाकू में, इसी साल नवंबर में होने वाला है। जब तक आप लोग प्रीलिम्स लिख रहे होगे बीपीएससी का, तब तक ये हो रहा होगा, तो उसके पहले बहुत सारा छोटा मोटा ऐसा होते रहता है, तो वो बॉन हुआ था वहीं पे।
फिर अडानी पोर्ट्स एक कंपनी है, अडानी जी की कंपनी है, इसने 30 ईयर एग्रीमेंट साइन किया है टू ऑपरेट तंजानियाज दार एस सलाम पोर्ट। अब देखो आप कि तंजानिया सबसे पहले तो ईस्टर्न कोस्ट पे है, अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे तंजानिया, मेडागास्कर देख रहे हो ना, अफ्रीका जो है और उसके नीचे मतलब मेडागास्कर के लेफ्ट में मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक से मेडागास्कर, उसको मोजाम्बिक चैनल बोलते हैं जो इंडियन ओशियन में है। उसके ऊपर मोजाम्बिक के ऊपर तंजानिया है, मैंने आपको बताया था कीनिया और सोमालिया, सोमालिया सबसे ऊपर सी जैसा है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, उसके नीचे कीनिया, सोमालिया, कीनिया और तंजानिया, याद रखो। सोकीटा, क्या याद रखना है आपको? सोकीटा, सोमालिया, कीनिया और तंजानिया, ऊपर से नीचे तक। उसी तंजानिया के साथ 30 साल तक वहां का दार एस सलाम पोर्ट कौन ऑपरेट करेगा? तो अडानी जी ऑपरेट करेंगे थ्रू द अडानी पोर्ट्स एज अ कंपनी। फिर उसके बाद इंडिया श्रीलंका देख रहे हो ना, इंडिया श्रीलंका नीचे लॉन्च्ड मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर टू बूस्ट सिक्योरिटी। एक्चुअली होता क्या है ना कि इंडिया के जो भी फिशरमैन होते हैं तमिलनाडु के, उसको श्रीलंका पकड़ लेता है, मतलब टेररिस्ट बता के उनको अपने पास रख लेता है। बहुत सारे फिशरमैन इसके चक्कर में सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं, उनमें बहुत ज्यादा मतलब आक्रोश भी रहता है, कैसे हम लोग अपना मछली मार रहे हैं समुद्र में तो कोई पकड़ ले रहा है। श्रीलंका की आर्मी उनको पकड़ लेती है, नेवल आर्मी जो होती है। इंडिया श्रीलंका के बीच में ये जो कोऑर्डिनेशन सेंटर बना है, मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, इससे सिक्योरिटी बढ़ेगी दोनों देशों में, और दोनों देश मिलकर कोई तीसरा अगर अटैक करेगा तो उस पर दोनों मिलकर हमला करेंगे, ऐसा नहीं कि आपस में ही दोनों लड़े। इसके लिए मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर बना है। इंडिया यूएई के बीच में, यूएई के देख रहे हो ना, यूएई अबू धाबी कहाँ पे है? यूएई अरेबियन पेनिनसुला में है, ओमान, मस्कट, ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, ऊपर यूएई है, वो वाला जो पेनिनसुला निकला हुआ है। इंडिया यूएई इंट्रोड्यूस लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम टू इनहांस ट्रेड। लोकल करेंसी में हम लोग सेटलमेंट करेंगे, डॉलर का यूज नहीं करेंगे। ये पूरी दुनिया का डी डॉलराइजेशन हो रहा है, तो उसके भी क्षेत्र में एक कदम है। 112वां इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुआ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये लेबर कॉन्फ्रेंस याद रखना है आपको, लेबर कॉन्फ्रेंस स्विट्जरलैंड जिनेवा में जून में हुआ था। लेबर कॉन्फ्रेंस जिनेवा में एक्चुअली वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन यूएन वगैरह का हेडक्वार्टर वहीं पे होता है। यूएन का तो खैर न्यूयॉर्क में है, वहां पे डब्ल्यूएचओ का, डब्ल्यूटीओ का, ये सारा जिनेवा में है, तो वहां पे अभी लेबर कॉन्फ्रेंस भी हुआ है, ये ध्यान रखना है। इंडिया अनाउंस मेडिकल ई वीजा फैसिलिटी फॉर बांग्लादेशी सिटीजन्स। अब वहां पे लोग मेडिकल के लिए ई वीजा तुरंत मिल जाएगा, अगर आपको कोई बड़ा इलाज करवाना है जो बांग्लादेश में नहीं हो पा रहा है तो इंडिया आके करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया अफ्रीका पोस्टल लीडर्स कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हुआ था, इंडिया और अफ्रीका के बीच में बढ़ाने के लिए, कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए। एनआईपीएल ने एग्रीमेंट साइन किया है पेरू के साथ, पेरू के रिजर्व बैंक के साथ। एनआईपीएल क्या होता है? नेशनल, एनआईपीएल मतलब एनपीसीआई, अगर कोई भी इंटरनेशनल काम करेगी उसको बोलते हैं एनआईपीएल, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। ये नेशनल एनपीसीआई का एक ऐसा विंग है जो कि रुपे कार्ड को और यूपीआई के पेमेंट सिस्टम को इंडिया के बाहर फैसिलिटेट करता है यूज कराने में। तो विदेश वाला काम एनपीसीआई नहीं, एनआईपीएल ही करती है, तो इसने पेरू के साथ अभी करती है, पेरू के साथ करती है। पेरू कहाँ पे आप मुझे ये बताओ? साउथ अमेरिका में है पेरू। साउथ अमेरिका का सबसे लंबा देश कौन सा है पूरी दुनिया का? चिली। चिली बहुत लंबा देश है, बहुत पतला देश है। अगर ऊपर से आप नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा कोलंबिया वगैरह, फिर ब्राजील मिल जाएगा, इक्वाडोर मिलेगा। उसके नीचे लेफ्ट साइड अगर जाओगे, पेरू की राजधानी लीमा है, तो साउथ अमेरिका में वेस्ट साइड चिली के जस्ट ऊपर आपको पेरू मिलेगा, पेरू, पेरू। तो वहां पे हमने अभी, वहां पे जाओगे तो भीम काम करेगा। वियना रैंक्ड मोस्ट लिवेबल सिटी इन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ये दोबारा लिखा गया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना सबसे इंपॉर्टेंट शहर है जहां पे आप बहुत आसानी से रह सकते हो, कोई चैलेंजेस नहीं है, चोर डाकू वगैरह नहीं है। इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल 2024 टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली बाई सोलर अलायंस, ये याद रखना। दिल्ली सोलर अलायंस का जब भी नाम आया ना तो पूरी दुनिया में डंका बजाया है हमारे भारत ने, जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने कि द सन नेवर सेट्स। आज अगर यहाँ पे रात है तो कहीं ना कहीं तो दिन होगा, तो वहां से एनर्जी लेके हम लोग एक ही ग्रिड बनाएंगे जहां से पूरी दुनिया में एनर्जी आएगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, इससे हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है। इसका हेडक्वार्टर जो है यही पे दिल्ली गुड़गांव में है, आईएसए का। और हम पाकिस्तान से आगे निकल गए हैं न्यूक्लियर स्टॉक पाइल में, तो ये बहुत बड़ी न्यूज है ही नहीं, क्योंकि हम किससे आगे निकले हैं यार? पाकिस्तान से आगे निकले हैं, क्या दिक्कत है? क्या खुशी मनाने की जरूरत है? रशिया चाइना को पहले हराएंगे तब देखते हैं। कीनिया ग्रांटेड मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस बाय यूनाइटेड स्टेट्स, कीनिया को भी बहुत बड़ा एलाई माना गया है, नेटो के बाहर बहुत बड़ा एलाई है, जो कीनिया अपने सेफ्टी के लिए एक्चुअली ये सब कर रहा है, बड़े बड़े देशों से हाथ मिला रहा है। कीनिया जैसा देश जो है अफ्रीकन कंट्री है, ईस्टर्न अफ्रीका में कंट्री है, उसके पास अपना समुद्र तट भी है, सोमालिया के नीचे मैंने बताया था, तो उसके साथ हाथ मिला के बहुत बड़ा एलाई बन गया इसने, एलाई बन गया ये। इंडिया चेयर्स द कोलंबो प्रोसेस फॉर 24-26 मैनेजिंग ओवरसीज इंप्लॉयमेंट एंड लेबर, ये मैंने आपको बताया था। कोलंबो प्रोसेस आपको याद रखना है, ओवरसीज इंप्लॉयमेंट के लिए फेमस है कोलंबो प्रोसेस। फिर बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस फाउंड बाय यूएस, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, ईयू एट बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन। ठीक है, ये बायो फार्मासी बीपीए आप कह सकते हो, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, ये इंडिया, यूएस, साउथ कोरिया, जो भी डेवलप कंट्री है, जो अच्छे अच्छे कंट्री, ईयू सब सारे डेवलप कंट्री, जापान डेवलप कंट्री, साउथ कोरिया डेवलप कंट्री, यूएस डेवलप कंट्री, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन इसलिए रखा गया कि इंडिया मेडिसिन में पूरी दुनिया का मेडिसिन हब ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। पूरी दुनिया में मेडिसिन सस्ते दाम पे सबसे अच्छा मेडिसिन इंडिया के होते हैं, बहुत लोग आंख बंद करके इंडिया के मेडिसिन को ट्रस्ट करते हैं। तो बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस जो है वो फॉर्म किया गया है, जिसमें इंडिया को भी रखा गया है। रिसेंटली जो बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था उसमें इंडिया नेपाल बी2बी मीटिंग ये हुआ है। बी2बी मीटिंग मतलब इन्वेस्टमेंट समिट, जिसमें बिजनेसमैन वगैरह मिलते हैं, और इकोनॉमिक टाई को बढ़ाने के लिए किया गया है, इकोनॉमिक टाइज को। उसके बाद इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में ज्वाइंट ट्रेड कमेटी मीटिंग हुई है, ये तो मई में हुई थी। ज्वाइंट ट्रेड ऐसा छोटा मोटा मीटिंग को आप ध्यान मत दो, ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये सब हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। इसी को अपडेट करके मैं आपको पीडीएफ अभी देता हूँ। इंडिया नेपाल एमओयू साइन किया गया है फॉर ऑडिटिंग कॉपरेशन बाई गिरीश चंद्र मुर्मू एंड टोयम राणा, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना मतलब सिंपल सा कॉपरेशन के लिए अगर आप कर दे रहे हो तो ये उतना पूछेगा नहीं। एनपीसीआई पेमेंट लिमिटेड टू लॉन्च यूपीआई लाइक सिस्टम इन नामीबिया। अब आप देखो नामीबिया कहाँ है? अफ्रीका में। आप नीचे जाओगे तो साउथ अफ्रीका मिलेगा, उसके जस्ट ऊपर है हमारा नामीबिया, बोत्सवाना, ये दोनों देश मिलेगा, नामीबिया, बोत्सवाना।
और ये दोनों देश में लेफ्ट साइड जो है वो नामीबिया है, नामीब डेजर्ट है, वहीं पे माना जाता है कि समुंदर और रेगिस्तान दोनों एक साथ मिलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप जाओगे तो समुंदर रेगिस्तान के बीच में अगर कोई दुकान हुआ, वहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करो और आराम से वहाँ जाके चाय पी के आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे यूपीआई अब चलेगा। इंडिया ओमान इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है फॉर शार्क एंड रे फिश रिसर्च इन अरेबियन सी। इंडिया और कौन सा देश? ओमान। ओमान ऊपर है, यमन नीचे है, याद रखना, नॉर्थ साउथ में बता रहा हूँ, अरेबियन पेनिनसुला में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। ओमान जो है ओ, ओ मतलब ओवर, ओवर मतलब अबव, ऊपर है ये, और यमन वाई, वाई मतलब लास्ट लेटर है, ये नीचे है। ठीक है। राइट साइन डील विद बांग्लादेश रेलवेज फॉर 200 पैसेंजर कोचेज। बांग्लादेश रेलवे के साथ जो हमने, हमारे देश है, इसने 200 कोच मांगा है, बांग्लादेश से बन के आएगा। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश खराब है, वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, स्टैंडर्ड चीजें मैन्युफैक्चर होती है, बहुत चीजों में बांग्लादेश काफी आगे भी है। और बांग्लादेश जो है उसमें आप देखो कि H&M के, मैंने देखा था किसी दोस्त के पास कि उसकी शर्ट में मेड इन बांग्लादेश लिखा था। इवन बड़े बड़े जो केल्विन क्लेन और पता नहीं क्या क्या है, वो सब पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में बन के ब्रांडेड होके आते हैं। तो ये सब देश का जो इमेज है वैसा भी नहीं है कि मतलब यहाँ पे महंगे शर्ट्स या महंगे कपड़े, महंगी चीजें नहीं बन सकती, अच्छी चीजें नहीं बन सकती है। यहाँ पे आप देखिए, राइट्स जो है इंडियन रेलवे की कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। इस राइट्स में ये एक नवरत्ना कंपनी है, पहले तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर। और इसमें ये मतलब कोई भी चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर करती है, किसी दुनिया से बाहर से कुछ मंगवाती है, तो यही कंपनी खरीदती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट्स याद रखो आप। इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट में देखो कि इंडिया ने अभी मॉरिशस को 14,000 टन, एक टन में 1,000 किलो होता है, मतलब 14,000 किलो एक्सपोर्ट नॉन बासमती व्हाइट राइस, सिंपल जो अरवा उसना होता है ना, वो हमने मॉरिशस में भेजा है। मॉरिशस मैंने बार बार बताया कि इंडियन ओशियन में कंट्री है, मालदीव से नीचे जाते रहोगे तो आपको मॉरिशस मिलेगा। वहाँ पे चावल की कमी है, वहाँ पे उतना ज्यादा खेत नहीं है कि उपज पाए, तो हम उसको देते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट मलेरिया वैक्सीन कहाँ पे? अफ्रीका में भेज रहा है। मलेरिया, अफ्रीका में मच्छर वगैरह बहुत होते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे जंगल झाड़ बहुत है, और जहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन खासकर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और ये सारे देश के बीच में, तो वहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट, जिसने, आपको याद है कि यहाँ पे हमारा कोविशील्ड, कोवैक्सीन वगैरह भी बनाया था। एक्चुअली कोवैक्सीन जो है वो बायो ऑक्सफोर्ड ने बनाया था ना। हाँ, कोवैक्सीन तो ऑक्सफोर्ड ने बनाया था, ये वाला जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड बनाया था, और भारत बायोटेक ने ये कोवैक्सीन बनवाया था। ये वही वाला इंस्टीट्यूट है जो कि मलेरिया वैक्सीन अभी अफ्रीका में भेज रहा है, जिसने कोविशील्ड बनाया था। फोन पे पार्टनर किया है किसके साथ? लंका पे के साथ। क्या करने के लिए? इंडियन टूरिस्ट को श्रीलंका में कहीं भी पेमेंट में दिक्कत नहीं हो, तो आप लंका जाओगे तो लंका पे ऐप डाउनलोड करो, तुरंत आपका सारा काम फटाफट होगा। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रिया के वियना में हेल्ड हुआ है। तो ये छोटा मोटा ऐसा कॉन्फ्रेंस होते रहता है, पूछेगा तो आप लोग मार सकते हो वैसे, लेकिन इसे डेट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट तो किसी भी हाल में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लेटेस्ट यहाँ पे एक वो डाल दिया जाएगा, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया डिजिटाइजेस इंडियन डायस्पोरा रिकॉर्ड इन मस्कट। ये इंपॉर्टेंट है। ओमान के मस्कट, ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट, एकदम नॉर्थ में है ऊपर। तो ओमान के मस्कट में जितने भी इंडियन डायस्पोरा, इंडिया के लोग जो ओमान में रहते हैं ना, वहाँ पे सबको डिजिटाइज कर दिया गया है। हर आदमी का डिजिटल रिकॉर्ड हमारे इंडिया से ट्रैक किया जा रहा है। तो वहाँ पे लोग अगर अचानक गायब हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो उनको अच्छे से ट्रैक किया जा सकेगा। उसके बाद ये क्या है? सौम्या स्वामीनाथन, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विलियम, आई थिंक ये सौम्या स्वामीनाथन बहुत बड़ा नाम है, लेट अस सी कि हु इज शी। इनको एक ऑनररी डॉक्टरेट मिला है मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा से। नहीं भाई, ये वाला तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शी इज द फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया की इतनी बड़ी ये पर्सनालिटी है जो कि पूरी दुनिया में इन्होंने नाम किया है, ये ध्यान रखो आप। इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है कनाडा से, ऑनररी डॉक्टरेट, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन इनका नाम हो गया है। उसके बाद ताइवान के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? विलियम लाई चिंगटे। याद रखना, चिंगटे, इनके नाम में ही चीन है, और ये कहते हैं कि हम चाइना के पार्ट नहीं है, इट्स जस्ट अ जोक। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान इज विलियम लाई चिंगटे। डब्ल्यूईएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें 119 कंट्री को वो किया गया है। और इसमें यहाँ पे आप देखो, यही वाला इसका, वो दोनों एक साथ ही है। माली को 119वां रैंक, सबसे लास्ट हम कह सकते हैं 119 में 119। इंडिया को 39वां रैंक दिया गया है, 39 रैंक। ये ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट का वो देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखना। ये ऐसा ट्रैवल और टूरिज्म, ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाला चीज होता है, इसलिए इकोनॉमिक फोरम इसको निकालता है। और इंडिया का 39वां रैंक है। पूछ देगा बाबू, पूछ देगा तो फिर हमको मत बोलना कि नहीं बताए थे। इंडिया टू ऑपरेट शहीद बेहेस्ती टर्मिनल एट चाबहार पोर्ट फॉर 10 ईयर्स। अभी चाबहार पोर्ट से इंडिया को हटा दिया गया था ना, लेकिन उसका एक टर्मिनल, एक पोर्ट में बहुत सारे टर्मिनल होते हैं ना जहां पे जहाज बजा के लगता है, तो ऐसा कुछ एग्रीमेंट हुआ है। ईरान का जो चाबहार पोर्ट था, पूरा पोर्ट तो हमको नहीं वो किया गया है, लेकिन उसका एक शहीद बेहेस्ती टर्मिनल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चाबहार पोर्ट का एक टर्मिनल हमको मिल गया, इसका मतलब बिना पाकिस्तान का यूज किए हम लोग मिडिल ईस्ट में, मिडिल एशिया में जा सकते हैं ना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जो भी है, उधर हम लोग जा सकते हैं बहुत आसानी से। अफगानिस्तान भी जा सकते हैं। तो बिना पाकिस्तान का के पोर्ट का हम लोग यूज किया हुआ, क्योंकि पाकिस्तान हमारा इमीडिएट नेबर है और उससे बहुत ज्यादा हमारी तलखी चलती है। तो ये शहीद बेहेस्ती टर्मिनल का मिलना इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो सकता है। इंडिया एंड ब्राजील हेल्ड देयर फर्स्ट 2+2 टॉक्स ऑन डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी। मैंने बताया कि डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर दोनों मिलते हैं। यहाँ 2 मिनिस्टर यहाँ से जाएंगे, 2 मिनिस्टर वहां से आएंगे, 2+2। तो पहली बार इंडिया ब्राजील में हुआ था। ऐसे क्वाड देशों के बीच में होता है, लेकिन अब उनके बाहर भी होने लगा है। क्वाड देश कौन कौन है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद इंडिया एंड भूटान साइंड एन एमओयू फॉर कोऑपरेशन इन फूड सिक्योरिटी। ठीक है, भूटान का हमने ये भी बोला है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी और वो सब तुम लोग तुम्हारा डेवलप करेंगे, पीस और वो होता है क्लाइमेट चेंज के बारे में, और साथ साथ हमने एक फूड सिक्योरिटी पे भी एमओयू साइन किया है। जैसे ऐसा कुछ होगा कि मतलब भूटान में अगर बहुत ज्यादा फूड की दिक्कत होगी तो इंडिया उसको खाना खिलाएगा।
12th इंडिया इटली मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इंडिया और इटली के बीच में, फिर तुम लोग हंस रहे हो, इंडिया इटली का नाम सुनते ही हंसना नहीं चाहिए। यूएई लॉन्च्ड जीवन सुरक्षा योजना फॉर इंडियन वर्कर्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जीवन सुरक्षा योजना ये यूएई ने लॉन्च किया है, क्योंकि देखो यूएई में जो लोग यहाँ से कमाने जाते हैं उनका वीडियो वायरल होता है, कितना ज्यादा वो लोग दुख से रहते हैं, उनको डब्बे ऐसे घरों में ठूस दिया जाता है, दिन भर उनसे काम कराया जाता है। तो वहाँ के मजदूरों की वो बड़ा अच्छा है। जैसे कोलंबो प्रोसेस मैंने बोला ना, ओवरसीज वर्कर्स के लिए बहुत काम किया जा रहा है, तो वैसे ही यूएई ने बोला कि हम तुम लोग को भी अब जीवन सुरक्षा योजना देंगे और तुम लोग को हम एक बीमा देंगे, मतलब जीवन, मतलब तुम रिटायर हो गए तुमको पेंशन वगैरह भी प्रॉपर मिलेगा, तुम लोग आराम से काम करो, टेंशन फ्री हो गए। जीवन सुरक्षा योजना ये यूएई का योजना है, ये सोचो ना, इंडिया का योजना नहीं है जेएसवाई। जीवन सुरक्षा योजना यूएई की योजना है इंडियन वर्कर्स के लिए। एंड 10th इंडिया साउथ कोरिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग कहाँ पे, सियोल में हुआ है। तो साउथ कोरिया इंडिया वाला सियोल में हुआ और इंडिया इटली वाला न्यू दिल्ली में हुआ है। अभी हमने देखा था कि मॉरिशस के पास हमने 14,000 टन चावल भेजा था, लेकिन मॉरिशस के साथ साथ मॉरिटानिया पर भी कम ध्यान नहीं दिया जा रहा है। माली, मॉरिटानिया ये सब देश अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये सब देश जो है वो इंडिया की तरफ एज अ बिग कंट्री देखते हैं। मॉरिटानिया कहाँ पे है, अफ्रीका के नॉर्थ में अगर जाओगे और नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा आपको मॉरिटानिया, ये देश नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में इसका तट भी है। इंडिया मॉरिटानिया पहली बार फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की है, एक ऐसा देश जिसके साथ कभी हम लोगों ने ऑफिशियली बात ही नहीं किया है, तो करना कितना बड़ा न्यूज है। फिर गुयाना, ये हमसे डॉर्नियर एयरक्राफ्ट खरीदेगा, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उससे गुयाना खरीदेगा। गुयाना कहाँ पे है भाई, साउथ अमेरिका की ये कंट्री है गुयाना, और यहाँ पे देखो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, स्टेट ऑफ रोरामेरिमा, ये सारा गुयाना जो कंट्री है ना, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, एक्चुअली इसको फ्रेंच गुयाना भी बोलते हैं, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, ये सारा कंट्री है और बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल देश है ये। साउथ अमेरिका ओवरऑल पूरा बहुत खूबसूरत है। अच्छा, गुयाना और फ्रेंच गुयाना दोनों अलग अलग है। गुयाना रीजन में ही आता है, जैसे कैसे वो कोरिया रीजन में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया आता है। गुयाना एक इंडिपेंडेंट देश है, लेकिन फ्रेंच गुयाना क्या है, ओवरसीज फ्रांस का ही एक डिपार्टमेंट है। तो ये आपको याद रखना है, गुयाना फ्रेंच गुयाना दोनों अलग अलग है, लेकिन उसी रीजन में आसपास। ये वाला मैप आप लोग देखिए, ये साउथ अमेरिका का नॉर्दर्न पार्ट है, और ये जो वेस्ट इंडीज वाला पड़ता है ना ऊपर, ये सब वेस्ट इंडीज वगैरह इधर पड़ता है, बहामास, वेस्ट इंडीज, क्यूबा वगैरह, जमैका, ये सब इधर पड़ता है, पनामा यहाँ पे पड़ता है। यहाँ पे वेनेजुएला है आपका, वेनेजुएला, और ये जो तीनों रीजन है इसको गुयाना बोलते हैं, वेनेजुएला, और ये हो गया हमारा ब्राजील, इनके बीच में ये जो गुयाना रीजन है इसी में, और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो इधर है, गुयाना और फ्रेंच गुयाना। यहाँ पे ट्रिनिडाड और सूरीनाम में तो आप समझ लो कि हिंदी भाषा वगैरह ही बोला जाता है, सूरीनाम बीच में पड़ता है, गुयाना फ्रेंच गुयाना के, क्लियर कर लो इसको, फ्रेंच गुयाना जो है वो ईस्ट में है और गुयाना जो है वो वेस्ट में है। तो हमने अभी रिसेंटली इसके साथ हाल का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ये खरीदेगा। उसके बाद पब्लिक प्रोक्योरमेंट में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा पोर्टल बन गया है जेम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल है ये, जिससे सरकारी खरीद बिक्री वगैरह होती है। नॉर्मल अब पहले कैसा होता था, ठेकेदारी से किसी को भी ठेका दे दिया कि हम तुमसे इतना खरीदेंगे, तो अपने आदमी को लोग दिला देते थे, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। मॉरिशस इंडिया का जनौषधि प्रोग्राम ज्वाइन किया है रिसेंटली। अभी हमने बताया था ना कि औषधि प्रोग्राम के लिए मेडागास्कर भी गए थे हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर थे, तो मॉरिशस मेडागास्कर दोनों आसपास ही है, दोनों में जनौषधि प्रोग्राम चल रहा है। मोदी एंड मॉरिशस पीएम इनॉग्रेटेड एयर स्ट्रिप एट अगालेगा आइलैंड, मॉरिशस में ही अगालेगा आइलैंड है, वहां पे एक एरोप्लेन का वो बनाया गया है, रनवे बनाया गया है। यूपीआई फ्रांस से लॉन्च, फ्रांस में भी यूपीआई चलता है। अभी रिसेंटली राजस्थान में आपको पता होगा कि जेम्स कैमरून आए थे, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, और आके देखे थे कैसे तुरंत पेमेंट हो जाता है क्यूआर कोड से। वही चीज अब फ्रांस में भी लाने जा रहा है। यूपीआई के क्षेत्र में तो इंडिया बहुत पूरी दुनिया में नाम कर चुका है। हम लोग नॉर्मली गांव गांव में यूपीआई यूज करते हैं, अभी पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी ये सब नहीं होता है। तो ये कितना मतलब इंस्टेंटेनियस और डिजिटल इंडिया का कितना बड़ा एग्जांपल हो सकता है यूपीआई, आप सोच सकते हो। इंडिया रैंक 38 दिन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला बीपीएससी एक बार मेंस में भी पूछा था कि लॉजिस्टिक्स को कैसे हम लोग यहाँ से वहां चीजें को मूव करें। जैसे आप अमेजन से सामान मंगाते हो, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह किसी से भी मंगाते हो सामान, मीशो से ऑनलाइन, तो वो आने में कितना टाइम लगेगा, वो सब लॉजिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। कैसे उसको स्टोर किया जाएगा, कैसे उसको अलग अलग जगह पे बांटा जाएगा, अलग अलग पहुंचाया जाएगा। उसमें 38th रैंक है पूरी दुनिया में इंडिया का, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। टॉप 10 में अगर रहेगा तो और जल्दी सामान आएगा। और लॉजिस्टिक्स में कितना आसानी होगी, जैसे कितना सारा टोल प्लाजा लग रहा है, कहाँ कहाँ पे रुकावट आ रहा है, रोड कैसा है, ये हर कुछ लॉजिस्टिक्स में जोड़ा जाता है। उसके बाद इंडिया का पहला प्राइवेट हेलीकॉप्टर ये बनाएगी कौन, टाटा और एयरबस मिलकर। एयरबस पता है कि बहुत बड़ा एरोप्लेन मेकिंग कंपनी है, और टाटा बहुत बड़ा व्हीकल मेकिंग कंपनी है। टाटा तो एक्चुअली इंडिया में हर चीज बनाता है, तो वो जो है वो प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी बनाएगा। असेंबली लाइन मतलब क्या होता है कि एक एक करके आते जाता है और एकदम बल्क में मास प्रोडक्शन होता है, चाहे वो कार हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया। तो पहली बार हेलीकॉप्टर को कार की तरह बनाया जाएगा, बहुत ज्यादा बल्क में। इंडिया गुयाना के बीच में साइन हुआ था, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट वाला हुआ था। साथ साथ यहाँ पे अभी हाइड्रोकार्बन कोऑपरेशन के लिए भी गुयाना वहीं पे चल जाओ साउथ अमेरिका में, उसके साथ एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। इंडिया ने अभी रिसेंटली अफगानिस्तान को 4000 लीटर मैलाथियन प्रोवाइड किया है। मैलाथियन एक ऐसा केमिकल है जो कि फतिंगा, कीट फतिंगा वगैरह को मारता है। तो अफगानिस्तान में बहुत सारा ऐसा कीट फतिंगा आ रहा था, उसके पास कोई इलाज ही नहीं था, तो वो इंडिया से मांगा और हमने 40,000 लीटर अफगानिस्तान को ये चीज भेजा है। तो उनके लिए कितनी अच्छी बात है कि उनका सारा कीट पतिंगा जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर डब्ल्यूईए फॉर तेलंगाना, दे हैव सेट अप द 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नेटवर्क इन हैदराबाद। 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यूपीएससी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0। जैसे ही आप सर्च करोगे सारे जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है सबने इस पे नोट्स बना रखा है। 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बेसिकली क्या है कि एक नया फेज है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में, जिसमें इंटरकनेक्टिविटी, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, एआई वगैरह पे ज्यादा फोकस किया जाता है। मतलब फिजिकल, डिजिटल और बायोलॉजिकल स्फेयर्स जो होते हैं, ह्यूमन हो गया, ये हम ह्यूमन हो गए, फिजिकल मतलब ये हमारे जो हार्डवेयर है, और डिजिटल मतलब जो सॉफ्टवेयर है, इन तीनों के बीच में एक कोहेरेंस अगर आ जाए तो इसको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 बोलते हैं। तो इसके क्षेत्र में
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और तेलंगाना एक राज्य के साथ मिलकर वो कोलैबोरेट कर रहा है। उसके बाद जापानीज कंपनी के साथ हम लोग एसीएमई जो है उसने अमोनिया सप्लाई का डील साइन किया है, ग्रीन अमोनिया सप्लाई। ये अमोनिया जो है वो इंडिया से जापान जाएगा, 40,000 4 लाख मीट्रिक टन पर ईयर ग्रीन अमोनिया। और ग्रीन अमोनिया जो है वो उड़ीसा इंडिया से जापान जाएगा। 2028 में ये शुरू होगा, मतलब अभी नहीं। और ये अमोनिया वहाँ पे इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज होगा। वहाँ पे जो आईएचआई है, हिरोशी इडे और आईएचआई और एसीएमई ग्रुप जो कि अमोनिया बनाती है, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर गेल जो है, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने यूएई के साथ 10 साल का एलएनजी एग्रीमेंट किया है। लिक्विड नाइट्रोजन गैस जो होता है, लिक्विड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वैसा गैस जो नेचुरल गैस है और उसको लिक्विड स्टेट में कूल कर दिया गया है अराउंड -260 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। सोचो कितना ठंडा इसको कर दिया गया है। और ये एक्चुअली पाइपलाइन जहाँ पे नहीं जा पाते हैं, नेचुरल गैस वहाँ पे पहुंच जा सकता है और वहाँ पे भी फ्यूल का काम कर सकता है। इंडिया के पास अपना लिथियम तो मिला ही है, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में बहुत जगह, लेकिन अब हमने 5 लिथियम माइन अर्जेंटीना के साथ भी कोलैबोरेट कर लिया है कि वहां से हम 5 ठो लिथियम माइन। अर्जेंटीना कहाँ पे है? फुटबॉल में बहुत फेमस है, साउथ अमेरिका की कंट्री है, आपको पता ही होगा। अर्जेंटीना अर्जेंटीना जो है वो बहुत बड़ा कंट्री है, साउथ अमेरिका, चिली के बगल में है। साउथ अमेरिका के अगर पूरे साउथ में जाओगे ना, जो पेनिनसुला है उसमें ईस्टर्न साइड में अर्जेंटीना है, बहुत बड़ा देश। और अर्जेंटीना ही एक ऐसा देश है जो कि आई थिंक ब्राजील से टच नहीं होता है, आप देख के बताओ मुझे। नहीं होता है। चिली और जो इक्वाडोर है, ये दोनों देश ब्राजील से टच नहीं होता है, सिर्फ साउथ अमेरिका में लगभग 10 देश है यहाँ पे। अर्जेंटीना देश के साथ हमने 5 माइन अक्वायर करने की बात की है। उसके बाद एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक एक्सपोर्ट एग्रीमेंट हुआ है इंडिया नेपाल में। मतलब जितनी 10,000 मेगावाट, मतलब पता कितना होता है? 10 गीगावाट। 10 गीगावाट की इंडिया का टोटल कैपेसिटी ही अभी 200 गीगावाट है। 200 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, उसमें से 10 गीगावाट जो है वो हम लोग मतलब नेपाल हमको हाइड्रो इलेक्ट्रिक एक्सपोर्ट करेगा, इसकी बात की जा रही है। क्योंकि नेपाल में बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, तो उससे वो बिजली बना के हमको देगा। ये एग्रीमेंट ऐसा कुछ हुआ है। आरबीआई ज्वाइंट प्रोजेक्ट नेक्सस फॉर क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स। क्रॉस बॉर्डर मतलब पूरी दुनिया में पेमेंट हो जाए, मतलब यहाँ से हम रिटेल पेमेंट, जैसे मान लो चाइना से कोई सामान मंगाते हैं तो तुरंत हम यहीं से पेमेंट करें और चाइना में चाइनीज करेंसी में चल जाए, तो ये होता है प्रोजेक्ट नेक्सस। ये आरबीआई ने बनाया है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नाम से आप पकड़ नहीं पाओगे किस चीज का ये एग्रीमेंट है, किस चीज का प्रोजेक्ट है, इसलिए इस चीज को आप ध्यान में रखो और याद कर लो। एसबीआई ने एक एमएसएमई सहज लॉन्च किया है। एमएसएमई सहज क्या होता है? बहुत आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप एमएसएमई ओनर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो आपको तुरंत लोन मिल जाएगा। एसबीआई का एमएसएमई सहज एक वो है जिसमें अच्छा खासा रिटर्न वगैरह और बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाएगा। नेशनल बैंक इंट्रोड्यूस सेफ्टी रेटिंग फॉर ऑनलाइन बैंकिंग सिक्योरिटी। जो नेशनल बैंक, एक्चुअली पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक ने एक सेफ्टी रिंग नाम का मोबाइल, और पीएनबी के अगर आप कस्टमर हो तो आपके उस पर आ रहा होगा सेफ्टी रिंग। सेफ्टी रिंग क्या होता है? साइबर फ्रॉड से बचने के लिए होता है कि इसमें आप एक लिमिट सेट कर सकते हो और साथ साथ आप, जैसे कार का सेफ्टी रेटिंग होता है ना, सेफ्टी रिंग है, सेफ्टी रिंग, सॉरी सेफ्टी रेटिंग नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग सिक्योरिटी के लिए कुछ कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। उसके बाद देखो एफडीआई, हमारे इंडिया में जो फॉरेन आता है बाहर से पैसा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टर या कंपनी या सरकार भी इन्वेस्ट करती है हमारे देश में, उसको एफडीआई बोलते हैं, जिसपे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अनक्टाड ने बोला है, अनक्टाड, कि हमारे देश में 2024 में जो एफडीआई आया वो 43% कम आया। मतलब पिछले साल जो है वो 100%, 100 रुपया अगर आता था तो इस साल 43 रुपया कम आया है, मतलब इस साल 57 रुपया ही आया है। तो ये बहुत ही कंसर्निंग बात है, क्योंकि इतना पैसा, पिछले साल 100 रुपया है, इस साल 57 रुपया ही आया है। तो हम लोग एक तरह से जितना भी हम लोग काम करते थे एफडीआई से, वो नहीं हो पाएगा ना, इसलिए बहुत कंसर्निंग चीज है। ये चीज बोला किसने है? अनक्टाड ने। अनक्टाड क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को पूरी दुनिया में ट्रेड करने के लिए प्रमोट करता है। याद रखना, अनक्टाड जो है अमीर देशों के लिए नहीं है, ये इंडिया जैसे डेवलपिंग देशों के लिए है। 1964 में, लगभग 20 साल के बाद, यूएन की स्थापना के 20 साल के बाद इसका स्थापना हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके ऑब्जेक्टिव है कि हम डेवलपिंग कंट्री को ग्लोबल इकोनॉमी में मिलने में मदद करेंगे। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड के साथ डेवलपमेंट को मिक्स कर दो तो बनता है अनक्टाड। एक ग्लोबल पार्टनरशिप बनाएगा, ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में कोहेरेंस बनाएगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। फिर जो 2023-24 का इंडिया का जीडीपी ग्रोथ था वो लगभग 8.2% था। ओवरऑल आप लिख सकते हो 8% जीडीपी ग्रोथ हमारा हर साल होता है। एसबीआई का मार्केट कैप जो है वो 8 लाख करोड़ पहुंच गया है। 8 लाख करोड़ एक बहुत बड़ी संपत्ति होती है। 8 लाख करोड़, $1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़ होता है। तो 800,000 करोड़ मतलब क्या हुआ कि लगभग $100 बिलियन इसका मार्केट कैप पहुंच गया है। वर्ल्ड बैंक रिवाइज्ड इंडिया 2024 ग्रोथ फोरकास्ट टू लगभग 7। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि 7% से हम लोग ग्रोथ करेंगे अगले साल। पिछले साल हम लोग 8% से ग्रो किए थे। ये याद रखना है। पिक्सल प्ले वीजा के साथ पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कार्ड मिलता है, उसको स्कैन वगैरह करना पड़ता है, लेकिन एचडीएफसी ने इंडिया का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले लॉन्च किया है वीजा के साथ मिलकर। वीजा एक कार्ड मेकिंग कंपनी है। आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप को बैन कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो बैंकिंग सिर्फ करे, आप बेटिंग वगैरह मत कराओ। बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप जो है स्कैम्स की वजह से इसको बैन कर दिया गया है। इंडियन सर्विसेज सेक्टर एक्सपोर्ट रोज बाई 11% टू 345 बिलियन। सर्विस सेक्टर हमारा 345 बिलियन पहुंच गया है, पिछले साल से 11% बढ़ा है। ये $345 बिलियन हम लोग सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, कितनी अच्छी बात है। सर्विस के मामले में इंडिया जाना जाता है यार। सोचो गूगल के सीईओ, बड़े बड़े कंपनीज को, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, सबके सीईओ कौन है? तो इंडियन है। और ये सीईओ का होना मतलब क्या हुआ? ये लोग कुछ जाके वहां मैन्युफैक्चरिंग या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर तो नहीं, प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में काम नहीं करते हैं। ये सब लोग टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। तो ये सब ध्यान रखना। लगभग 350 बिलियन हमारा सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक ने बोला है ग्रोथ रेट हमारा, कभी ये बोल रहा है कभी वो बोल रहा है, तो एक बात बोलो भाई, वर्ल्ड बैंक क्यों बार बार बोल के हमारा
याद करने वाला वो बढ़ा रहे हो, सिविल सिलेबस बढ़ा रहे हो। इंडिया इज द लार्जेस्ट रेमिटेंस रेसिपिएंट विथ $125 बिलियन। ये चीज याद रखो। रेमिटेंस क्या होता है? जो सऊदी अरबिया में वर्कर्स वगैरह जाते हैं या विदेश में कहीं पे भी, तो वो हमारे जो काम करते हैं वहाँ पे, वहाँ से जो पैसा उनके पास बचता है एक्स्ट्रा, वो हमारे देश में वापस भेजते हैं। तो लोगों का बाहर जाना खराब भी नहीं है, वो वापस भेजते हैं, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऐसा इंडिया के साथ ही होता है, क्योंकि इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। और यहाँ से लोग जाते हैं और वहाँ से वापस दुनिया के लगभग हर देश में आपको इंडियंस मिल जाएंगे और वहाँ से वापस भेजते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। रेमिटेंस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस जो है वो इंडिया ही वो मतलब उसको मिलता है। उसके बाद ये क्या है? फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द इंडिया अवार्ड मिला है। इसे हटाओ। फेडरल बैंक एक्चुअली बैंकिंग कंपनी है, चलो हम कह सकते हैं फेडरल बैंक ऑफ इंडिया है ना। इट इज अवार्डेड बैंक ऑफ द ईयर इंडिया 2023 अवार्ड। मतलब मुझे लग रहा था कि ये यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो है, लेकिन ये फेडरल बैंक जो इंडिया वाला है ना, ऑरेंज कलर का रहता है उसका लोगो, फेडरल बैंक का ही है, तो इसलिए मैंने डिलीट इसको नहीं किया। फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द इंडिया ईयर इंडिया अवार्ड मिला है। उसके बाद यूएई क्रूड ऑयल के लिए इंडिया ने पहली बार रूपी पेमेंट किया। मतलब हम लोग सऊदी से यूएई क्या हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई, वहां से तेल ले रहे हैं और उसको हम लोग अपने रुपया में ही पैसा दे रहे हैं, कोई बदलने की जरूरत है नहीं। कितनी अच्छी बात है। उसके बाद एचडीएफसी, एसबीआई और आईसीआईसीआई, ये तीनों बड़े बड़े जो जाइंट बैंक्स हैं, इनको डीसिब, आरबीआई ने डीसिब का दर्जा दिया है। डीसी मतलब होता है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। मतलब इतना इंपॉर्टेंट बैंक है कि अगर ये सारा बैंक डूब जाएगा तो पूरा देश ही डूब जाएगा, इकोनॉमी डूब जाएगी। यूपीआई की लिमिट अभी 1 लाख होती है ना, एक बार में आप 1 लाख पेमेंट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। लेकिन आरबीआई ने बोला है कि अगर हॉस्पिटल में आपको करना है या एजुकेशन के लिए करना है, कहीं पे बिल पेमेंट के लिए, एजुकेशन के क्षेत्र में, तो आप 5 लाख तक कर सकते हो। इंडिया और यूएई के बीच में लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम साइन हुआ है, तभी तो हम लोग वहां से क्रूड ऑयल ले रहे हैं लोकल करेंसी में। ये चीज देने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आप समझ सकते हो, ये वाला दोनों आपस में एक ही तरह का चीज है। पीएफआरडीए ने बोला है 60% विड्रॉल हम लोग कर सकते हैं अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में आप जब चाहो तब 60% निकाल सकते हो। ये पेंशन डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो ऐसा कर रही है। रेलवे मिनिस्ट्री ने एक्स ग्रासिया रेज किया है ट्रेन एक्सीडेंट डेथ टू 5 लाख। मतलब ये बढ़ाया है। पहले ट्रेन एक्सीडेंट में कम पैसे मिलता था, अब 5 लाख मिलेगा। अगर ट्रेन में एक्सीडेंट होता है, डेथ हो जाती है, तो आपके परिवार को मिलता है। इंडिया टू कंडक्ट तरंग शक्ति एयरफोर्स एक्सरसाइज 2024, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तरंग शक्ति एयरफोर्स का एक्सरसाइज होगा हमारा। हमारे जो एयरफोर्स है वो तरंग शक्ति, तरंग मतलब आप लोग पानी मत समझ लेना, पानी का तरंग होता है तो नेवी होना चाहिए, नहीं, तरंग है ऊपर ऊपर। तरंग और पतंग आप लोग जोड़ लो, पतंग ऊपर होता है, तो ये एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। 51 कंट्रीज इन्वाइटेड फॉर दिस मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। ये तरंग शक्ति के बारे में बात हो रही है। और एक एक्सियोम 4 मिशन होने वाला है, जिसमें 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट को सेलेक्ट किया गया है। ये एक्सियम 4 मिशन क्या है? ये एक स्पेस फ्लाइट मिशन है, एक्सियोम 4 मिशन, जिसमें जितने भी प्राइवेट स्पेस फ्लाइट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लेके जाया जाएगा। जहां पे आप आईएसएस, पता है ना, पूरी दुनिया के सब देशों ने मिलकर आईएसएस बनाया है। हमारा मतलब स्पेस में एक स्पेस स्टेशन है, वहां पे कोई भी यान जाके लग सकता है, आराम से वहां पे खा पी सकते हो, रुक सकते हो। स्पेस में रुकने वाला स्टेशन है। रेलवे स्टेशन जैसे इंडिया में जैसे जमीन पे होता है रेलवे स्टेशन, ट्रेन रुकती है वहां पे, वैसे ही एयरक्राफ्ट वहां पे रुकते हैं जो कि स्पेस में जाते हैं। तो ये अब 2025 के स्टार्टिंग में लॉन्च होगा। और ये एक्सियम 4 मिशन जो है प्राइवेट स्पेस फ्लाइट लेके जा रहा है कहाँ पे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। और वहां पे इंडियन भी 2 लोग जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पर्वत प्रहार एक्सरसाइज इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है। पर्वत प्रहार याद रखना। पर्वत प्रहार होता है मतलब कभी चाइना मान लो अचानक से सियाचिन वगैरह के उधर अटैक कर दिया, कभी चाइना अटैक कर दिया या पाकिस्तान अटैक कर दिया, एकदम हवाई जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया है वहां पर अटैक कर दिया, तो वहां पे ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। जहाँ पे बर्फ रहता है, ऊंचे पहाड़ों पे लड़ाई झगड़ा और फाइट जो है, वॉर अगर होने लगे, उसके लिए ट्रेनिंग किया गया है। लद्दाख रीजन में अगर कभी भी ऐसा हो जाता है तो उसके लिए इंडिया चाइना बॉर्डर पे हमने एक्सरसाइज किया है और आर्मी की रेडीनेस को दिखाया कि हम लोग तैयार हैं चाहे कुछ हो जाए। अभी डीआरडीओ ने एक गौरव गाइड बॉम्ब टेस्ट किया है। गौरव एक ऐसा ग्लाइड बॉम्ब है जो कि सुखोई यान से निकलता है। आईएनएस शिवालिक, इसने जीता है रोडियो ट्रॉफी एट द रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। शिवालिक आईएनएस क्या है? ये इंडियन नेवल शिप है हमारा, नेवल शिप, इसको रोडियो ट्रॉफी मिला है। पैसिफिक रिम एक्सरसाइज होता है, पैसिफिक देख लो वहाँ पे उस रिम के चारों तरफ एक्सरसाइज होते रहता है। उसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखो, इंडिया और मलेशिया के बीच में उदार शक्ति एक्सरसाइज हुआ है। ये एयर एक्सरसाइज है। इंडिया और मलेशिया कहाँ है? देखो आप इमेजिन करो, मलेशिया, आप म्यांमार जाओगे, फिर थाईलैंड जाओगे, उसके बाद नीचे मलेशिया मिलता है। मलेशिया कुआलालंपुर उसकी राजधानी है। मलेशिया मलक्का स्टेट है वहाँ पे। जावा सुमात्रा जो द्वीप है इंडोनेशिया का, सुमात्रा और मलेशिया के बीच में तो मलक्का स्टेट है, वहां पे वो है मलय पेनिनसुला मलेशिया, जो कि 2 भाग में टूटा हुआ है बीच में। इसका नॉर्थ चाइना, साउथ चाइना सी रहता है। आईएएफ ने रिसेंटली बोला है कि हम लोग अस्त्रा मिसाइल बनाएंगे। इंडियन एयरफोर्स जो है अस्त्रा मिसाइल बनाएगी। उसके बाद लाइट टैंक जोरावर को अनवील किया गया है एलएनटी और डीआरडीओ के द्वारा। एलएनटी आप सोचो कि मतलब कंस्ट्रक्शन सीमेंट वाला काम करती थी, है ना। एलएनटी जैसे फॉर एग्जांपल नया पार्लियामेंट इसने बनाया है एलएनटी ने, लेकिन डीआरडीओ के साथ मिलकर अब ये टैंक वगैरह भी बना रही है। कितनी बड़ी कंपनी हो गई है। भावना कांत टू फ्लाई सुखोई 30 MKI इन पिच ब्लैक एक्सरसाइज। अब ये पिच ब्लैक एक्सरसाइज क्या है? ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा ये कॉम्बैट एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज, हर 2 साल पे ये होता है पिच ब्लैक। इसमें सोचो हमारे देश की एक महिला भावना कांत ये जहाज उड़ाएंगे तो कितना गर्व से मतलब पूरे इंडियंस लोग रहेंगे, वो सोचो आप। सियाचिन ग्लेशियर में कैप्टन सुप्रीता सिटी को डिप्लॉय किया गया। ये भी एक महिला होते हुए सियाचिन ग्लेशियर में जाके उतनी ऊंचाई पे, दुनिया का सबसे ऊंचाई वॉरफेयर वाला जगह है सियाचिन ग्लेशियर, तो वहां पे इनको डिप्लॉय किया गया है। फिर एक एक्सप्लोसिव इंडक्ट किया गया है हमारे आर्मी में, सेबेक्स 2। ये नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव है, न्यूक्लियर रहता तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाता। फिर अब चंद्रयान 3 के बारे में न्यूज देखो। यहाँ पे चंद्रयान 3 जो है वो
वर्ल्ड स्पेस अवार्ड इसने जीता है एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस में। डिफेंस टेक्नोलॉजी डील साइन हुआ है अडानी डिफेंस और एज कंपनी के बीच में। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, चलो ठीक है, क्या हुआ है डिटेल अगर रहता तब ना उतना बहुत ज्यादा। डीआरडीओ ने अभ्यास हाई स्पीड एरियल टारगेट टेस्ट किया है, मतलब कि हम लोग बहुत तेजी से अगर चल रहे हैं तो भी हम हवा में टारगेट लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत तेजी से जहाज जा रहा है, उस पर भी आप अभ्यास के थ्रू निशान लगा सकते हो। इंडियन आर्मी चीफ ने लॉन्च किया है विद्युत रक्षक फॉर द जनरेटर कंट्रोल। इंडियन आर्मी चीफ जनरेटर कंट्रोल के लिए विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है। आईएनएस सूरत, ये पहला बार आप नाम सुन रहे हो शायद, ये पहली बार समुद्र में उतरा है और सी ट्रायल इसने शुरू कर दिया है। उड़ीसा कोस्ट से डीआरडीओ ने रुद्रम 2 नाम का मिसाइल छोड़ा है उड़ीसा के पास से। इंडियन आर्मी ने रिसीव किया है सुसाइड ड्रोन नागास्त्रा 1। ये नागास्त्रा क्या होता है? नागास्त्रा मतलब ड्रोन को आप छोड़ोगे और जाके शत्रु को मार के खुद सुसाइड कर लेगा ये ड्रोन, मतलब खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा ताकि कोई इसका इन्फॉर्मेशन भी ना ले सके। इंडिया हैज सेट अप अ रिसर्च सेंटर फॉर नॉर्वेस्टर्स। ये नॉर्वेस्टर्स और काल बैसाखी एनसीईआरटी में बहुत दिया है, बहुत पूछता भी है, मैं आपको बता। जब मानसून आने वाला होता है उसके पहले बहुत तेज आंधी वगैरह आता है मार्च से मई में, है ना। इसको काल बैसाखी बंगाल में बोलते हैं और असम में बारदोली चीहा बोलते हैं। ओवरऑल इसको नॉर्थ वेस्टर्स बोलते हैं। दीज आर द थंडर स्टॉर्म्स। और ये नॉर्थ वेस्टर के बारे में जानो, ये ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में होता है, इवन नेपाल भूटान बांग्लादेश की तरफ भी होता है नॉर्थ वेस्टर्न। और ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, मतलब इधर से इधर ऐसे बहता है, लेकिन उल्टा भी बह सकता है। और ये पूरा थिक डार्क ब्लैक क्लाउड्स होते हैं, हवा में चलते हैं और मतलब बहुत तेज वर्षा करवाते हैं। ये मानसून वाली बारिश नहीं होती, ये नॉर्थ वेस्टर्स प्री मानसून शावर होता है। और ये आफ्टरनून सनसेट के जस्ट पहले बहुत तेज बारिश होती है और 2 से 4 घंटा तक ये टिकता है। बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं ये, टोर्नेडोज वगैरह ऐसे लाते हैं कि पेड़ भी उखड़ सकते हैं असम में बहुत बार। लेकिन हाँ, असम में इसने फायदा भी किया है। टी कल्टीवेशन जो होता है ना असम में, चाय वगैरह के उपज में बहुत हेल्प करता है। वेस्ट बंगाल में जूट और चावल के कल्टीवेशन में ये हेल्प करता है। तो ये नुकसानदायक इंसानों के लिए होता है, लेकिन ओवरऑल प्लांटेशन के लिए और उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर ड्रग मार्क 2 नाम का एक रैम्पेज मिसाइल लॉन्च किया है। डीआरडीओ ने दुर्गा 2 लेजर वेपन सिस्टम लॉन्च किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये लेजर वेपन को तो याद कर लो, लेजर वेपन अभी तक नहीं मिला था ना। डीआरडीओ रिवील किया है दुर्गा 2 लेजर वेपन। फिर इंडो यूएस फोर्सेस ने तर्कस नाम का एक्सरसाइज हेल्ड किया है इंडिया और यूएस के। तर्कस एक्सरसाइज कहाँ पे? कोलकाता में हुआ है। तर्कस एक्सरसाइज मतलब क्या होता है कि एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज है। यूएस और इंडिया जो है दोनों मिलकर साफ साफ आसपास के जो टेररिस्ट कंट्रीज हैं उनको बता रहा है कि हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और वी आर रेडी फॉर एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज। तुम जितना टेररिज्म फैलाना फैलाओ। अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर में बहुत ही अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी, वीर गति को प्राप्त हुए थे हमारे शहीद, टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसरो हैज टेस्टेड 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4। अब बताओ, इसरो में जो साइंटिस्ट इंजन बनाते थे, दिन रात मैन्युफैक्चर करते थे, उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 3D प्रिंटिंग हो रही है, सीधा प्रिंटर ही इंजन प्रिंट कर दे रहा है, 3D प्रिंटर प्रिंट कर दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात भी है और जॉब के मामले में देखा जाए तो खराब बात भी है 3D प्रिंटर। इंडिया बिगन ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई टू फिलीपींस। फिलीपींस कहाँ है भाई? फिलीपींस इंडोनेशिया के ईस्ट में है, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस और वो सोलोमन आइलैंड। मतलब चाइना के अगर नीचे जाओगे आप साउथ ईस्ट में तो ताइवान मिलेगा, उसके जस्ट नीचे बहुत सारा मिलेगा तुम्हारा आइलैंड, वही है फिलीपींस आइलैंड। और वहां हमने दिया है अपना ब्रह्मोस मिसाइल, द लेजेंडरी ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा, जो मॉस्को की नदी है रशिया की, वो दोनों ने मिलकर बनाया, रशिया के साथ हमने मिलकर बनाया। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड टेस्ट फायर द अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल को टेस्ट किया जा रहा है। टाटा लॉन्च इंडिया फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 चीज है, एक तो कि अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए प्राइवेट सैटेलाइट अभी तक लॉन्च नहीं किया गया था, और दूसरा इसको टाटा ने लॉन्च किया है। टाटा स्पेस वगैरह में कैसे आने लगा यार? मतलब आप सोच सकते हो, पहली बार आप नाम सुन रहे हो इसका स्पेस में, मतलब मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, आप चाहे सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। डिफेंस मिनिस्ट्री इशूड टेंडर फॉर 97 LCA मार्क लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसको बोलते हैं LCA। और ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि भाई टेंडर निकालते हैं, जो हमको बना के देगा उसको हम इतना पैसा देंगे। उसके बाद इंडिया ने मैन पैड्स रशिया से लिया है। इग्ला एस क्या है? मैन पैड। मैन पैड्स क्या है? एक आदमी में लग जाता है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें आप ऊपर से अटैक वगैरह नहीं कर सकते हो इन पे। ये ऐसा होता है, मतलब ऊपर से अगर आप अटैक करने आओगे तो ये आप ही पे उल्टा अटैक कर देंगे। दिस इज कॉल्ड मैन पैड्स। तो हमने रशिया से ये मैन पैड्स मंगवाया है, इग्ला एस मैन पैड्स। फिर आईआईटी मद्रास ने ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट 2024 में होस्ट किया है। पूरी दुनिया के, पूरे इंडिया के रिसर्चर्स कहाँ पे जा रहे हैं? आईआईटी मद्रास में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी मद्रास में जा रहे हैं, साउथ में जाना पड़ेगा अगर आप रिसर्च करते हो तो आपको। फिर इसरो कंप्लीटेड लैंडिंग टेस्ट ऑफ RLV पुष्पक। ये RLV क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। मतलब ये ऐसा व्हीकल है जो कि अनक्रूड है, इसमें कोई भी आदमी नहीं रहेगा, इसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ये एक तरह से टेस्ट बेड पे उसको लॉन्च किया गया है। और पुष्पक जो है, पुष्पक विमान पे इसका नाम रखा गया, RLV पुष्पक। ये वाला फोटो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसरो ने इसका लैंडिंग टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। LCA तेजस मार्क 1 हेलीकॉप्टर ने अपना पहला फ्लाइट भी कर लिया। तो ठीक है, ये पूछने की जरूरत नहीं है, हर विमान कभी ना कभी अपना पहला फ्लाइट करता ही है, हर इंसान कभी ना कभी अपने लाइफ में पहली बार सक्सेसफुल होता ही है। इंडिया अप्रूव्ड इंडिया AI मिशन विद RS 10,000 करोड़ से भी ज्यादा बजट में हमने इंडिया AI मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। AI के क्षेत्र में पूरी दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि सोचो आप, पिछले साल क्या सिनेरियो था AI में, है ना। अभी तो 1.5-2 साल हुआ ही है, ChatGPT वगैरह आए हुए, या AI वीडियो जनरेशन, साउंड जनरेशन वगैरह आए हुए, कितना आगे बढ़ गया है आप देख लो, आप खुद देख लो। 10,000 करोड़ से भी ज्यादा AI मिशन हमारा बजट रखा गया है। उसके बाद गगनयान मिशन,
इसरो ने टेस्ट किया है CE-20 इंजन फॉर गगनयान मिशन। गगनयान मिशन जान ही रहे हो कि स्पेस फ्लाइट है, एस्ट्रोनॉट्स को हम लोग ऑर्बिट में भेजेंगे, ऊपर चंद्रमा वगैरह पर नहीं भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, ऑर्बिट में भेज रहे हैं गगनयान मिशन के थ्रू। और इंडिया ने ऐसा एक इंजन टेस्ट किया है जो कि लेके जाएगा, वो इंजन वो रॉकेट को लेके जाएगा। विशाखापट्टनम में एक नेवल एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज कहाँ पे, यहाँ पे देखो मैप में, विशाखापट्टनम देखो, वहां पे आप इमेजिन करो कि समुद्र है, बगल में लक्ष्मण जी एकदम गुस्सा है, और नेवल एक्सरसाइज है मतलब पानी जहाज से वो तीर छोड़ रहे हैं। इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक रोबोट होमोसिप एटम लॉन्च किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो नाली में उतर के सेप्टिक टैंक्स में साफ करते हैं उनको क्या बोला जाता है, मैनुअल स्कैवेंजर्स बोला जाता है। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग अब बंद हो गया है, तो नाली वाली साफ करने के लिए एक रोबोट बनाया गया है होमोसिप, याद रखो, सिप से सेप्टिक याद रखना, होमोसिप लॉन्च किया गया है, पहला सेप्टिक टैंक रोबोट है। और ये व्योममित्र रोबोट तो मैंने कम से कम 10 बार सुना है, पिछली बार बहुत सारे एग्जाम में भी आया है। ये क्या है, ये ह्यूमंस के साथ साथ मतलब इंसान के साथ साथ व्योममित्र रोबोट भी उसके पहले जाकर टेस्ट करके बताएगा, गगनयान के पहले ही जाके ये बता देगा कि वहां पे माहौल कैसा है, आइए हम देख के आते हैं। ये रोबोट व्योममित्र, व्योम मतलब क्या होता है, आकाश, व्योम का मित्र है ये, पूरा जाके पहले ही बता देगा हाँ अब आप लोग आ सकते हैं गगनयान वाले, रास्ता पूरा साफ है। उसके बाद दृष्टि 10 स्टार लाइनर नाम का ड्रोन इंडियन नेवी ने डेवलप किया है। पहली बात तो ये कि इंडियन नेवी ड्रोन भी डेवलप कर रही है। और इंडिया की पहली वुमेन सूबेदार कौन है, प्रीति रजक। आप मुझे ये बताओ कि इंडिया के पहले नहीं, बिहार की पहली ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बनी है, कांस्टेबल नहीं, मानवी माधव कश्यप जो है वो सब इंस्पेक्टर बनी है, मैं आपको मैं ही बता देता हूँ यहाँ पे। और ये बिहार से बिलोंग करती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस इनको, एक ट्रांसजेंडर को सोच लो ना कि सुबह से लेकर शाम तक कितना सारा चैलेंजेस, उलाहना, बेइज्जती, वो सब वो करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, उसके बीच भी अगर ये इतना बड़ा पोस्ट ले लेती हैं, बन जाती है, तो कितना बढ़िया। और शी टुक कोचिंग फ्रॉम गुरु रहमान कोचिंग सेंटर, ये देखो ये भी गुरु रहमान हो गया, और ये सब दरोगा का बड़ा फेमस कॉलेज है पटना में, इवन खान सर में भी दरोगा वगैरह बहुत बनते हैं, ज्ञान बिंदु हो गया, सब दरोगा का मतलब दरोगा फैक्ट्री क्या क्या इन लोग का चलता रहता है अपना। खैर, इंडिया की पहली महिला सूबेदार कौन है, प्रीति रजक, इस चीज को मत भूलना। और इस तरह से जो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो खत्म होते हैं। एक्चुअली वो 20 पेज का था डॉक्यूमेंट, बट ये वाला जो है वो 16 पेज में ही मैंने इसको और शॉर्ट करके कर दिया, ताकि आप लोग को रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। ये पीडीएफ आपको अभी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और एक बात और, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लिए हो तो मतलब आपके डेडिकेशन को सलाम है यार, मतलब आपका सिलेक्शन मैं एकदम गारंटी से कहता हूँ कि आज नकल होने वाला है, बिकॉज यू आर अ डेडिकेटेड पर्सन। आपके अंदर वो जुनून है, जज्बा है कि आप सारे जो बाधाएं आ रही हैं आपके रास्ते में, सारी बाधाओं को पार करें, और I can see that you are going to accomplish the impossible in future. All the best, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।